So let's start with your next chapter, chapter 7th. Okay, it's completion and review. Okay, few of the standards will be covering here. मेरे ख्याल से 6 स्टैंडर्ड्स अपन इधर कवर करने वाले। 6 स्टैंडर्ड्स में सबसे पहला स्टैंडर्ड है 260। 260 मतलब ऊपर वाले से बात करनी। ऊपर वाले से बात करनी इसका मतलब क्या है? कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। तो सर कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी में क्या क्या कवरेज है? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना होगा। ओके, यहाँ पर सबसे पहला सीन है हु आर टीसीडब्ल्यूजी। तो कौन टीसीडब्ल्यूजी है? तो सबसे पहले नीचे का आंसर देखिए, कौन टीसीडब्ल्यूजी है? तो टीसीडब्ल्यूजी कैन बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कैन बी मैनेजमेंट इन सम एंटिटीज। लीगल बैकग्राउंड के ऊपर निर्भर होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, जिसके ऊपर ट्रस्टी वगैरह भी होंगे, वो भी टीसीडब्ल्यूजी हो सकते हैं। और अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या सब चीजें क्लियर नहीं है तो जिसने आपको अपॉइंट किया उसको पूछ लीजिए ये टीसीडब्ल्यूजी कौन है, क्योंकि हमको जो ऊपर वाले मैटर है ये मैटर हमको उनको कम्युनिकेट करने हैं एज पर 260। तो 260 क्या बोलता है? सबसे पहले टीसीडब्ल्यूजी कौन है, ये क्वेश्चन ऑल टुगेदर जैन या मई दोनों में से किस में, तो ये जैन 25 या मई 25 दोनों में से किस में तो आ चुका है, ये ऑलरेडी गया है। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि टीसीडब्ल्यूजी कौन है, इस पे क्लैरिटी लीजिए। तो टीसीडब्ल्यूजी कैन बी ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट हो सकता है, सीईओ वगैरह, ये पॉइंट पे। ओके, याद रखना सीईओ यूजुअली मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये मैनेजमेंट होता है क्योंकि डे टू डे वर्किंग में ये इन्वॉल्व होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, ओके, रिलेशनशिप कमेटी, मालूम है ना, ये सब टीसीडब्ल्यूजी का रोल प्ले करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बोर्ड और उनका कोई एमडी नहीं, उनका कोई सीईओ नहीं, कुछ नहीं है, और बोर्ड ही खाली काम कर रहा है, तो पूरा बोर्ड मैनेजमेंट बन जाता है। तो मैनेजमेंट बन जाता है तो मैनेजमेंट, इन दैट केस दैट बोर्ड हु इज द मैनेजमेंट इज इटसेल्फ ए टीसीडब्ल्यूजी, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो टीसीडब्ल्यूजी कोई भी हो सकता है। तो आपको पहले इस पे क्लैरिटी लेनी होगी कि टीसीडब्ल्यूजी आप जिस एंटिटी में ऑडिट कर रहे हो उस हु इज द टीसीडब्ल्यूजी इन दैट एंटिटी, सो दैट ओके द अबाउ 4 मैटर्स वी कैन कम्युनिकेट टू हिम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन टीसीडब्ल्यूजी है ये आप पता कर लीजिए। अब टीसीडब्ल्यूजी के साथ आपको टोटल 4 मैटर कम्युनिकेट करने हैं। सर 4 मैटर क्या कम्युनिकेट करते हैं? सबसे पहला मैटर ये बोलते हैं व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड। मैं वापस क्वेश्चन में एकदम क्लियर हूं, व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। तो टीसीडब्ल्यूजी को कौन से मैटर कम्युनिकेट करने हैं? पहला पॉइंट, ओके, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ये मेरे को क्लियर बताना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना। ओके, टीसीडब्ल्यूजी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह ओवरसी करना। मैनेजमेंट बनाएगा, आपको ओवरसी करना पड़ेगा। मैं ओवरसी नहीं कर रहा हूं, मैं ऑडिट कर रहा हूं, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपिनियन नहीं दे रहा, और मेरे ऑडिट की वजह से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती। देखो क्या होगा, टीसीडब्ल्यूजी को समझ में, ओवरसी करने की जिम्मेदारी किसकी है? टीसीडब्ल्यूजी की है। ओके, अब टीसीडब्ल्यूजी को बोल रहे हैं ऑडिटर है ना, छोड़ना, फिर अपन क्यों और चेकिंग करें? टीसीडब्ल्यूजी सुन लो, यू नीड टू डू दैट चेकिंग, ये पॉइंट है। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एंड मैनेजमेंट इज नॉट रिलीव्ड फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ओवरसीइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टीसीडब्ल्यूजी आपकी जिम्मेदारी कम नहीं होती है। क्या ये समझ में आया? बड़ी सेकंड, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, ये मेरे को बताना पड़ेगा, लेकिन याद रखना डिटेल में नहीं बताने का, ओवरव्यू बताने का। ऐसे 300 में अपन ये ऑलरेडी पढ़ा था कि ओवरव्यू अपन टीसीडब्ल्यूजी को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आप कितना भी करोगे, लेकिन प्लानिंग की जिम्मेदारी किसकी होगी? मैनेजमेंट की होगी, ऑडिटर की होगी, मैनेजमेंट की नहीं होगी। भले ही आप टीसीडब्ल्यूजी को बता दो, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके ऑडिटर की होगी। एंड तीसरा मैटर होगा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। याद रखना, शब्दों को खेल, शब्दों के खेल। अब देखो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग वर्ड आ गया, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग वर्ड आ गया। अपन ने ऑलरेडी ऐसे 315 में सिग्निफिकेंट रिस्क पढ़ा, ऐसे 230 में सिग्निफिकेंट मैटर पढ़ा, याद है ना? ओके, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट पढ़ा, प्रोफेशनल जजमेंट पढ़ा, मिला क्या? उसी तरह ऐसे 260 में आप सिग्निफिकेंट ओके फाइंडिंग्स देख रहे हो। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स भाई साहब एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। तो अब क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में क्या क्या होता है। तो व्हाट आर द वेरियस सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में क्या क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में टोटल 5 चीजें होती है। सबसे पहला सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, आयशा, ओके, यानी और एक सिग्निफिकेंट वर्ड, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, जिसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, डिस्क्लोजर, उसके ऊपर अपन ज्ञान देते हैं। यानी एग्जांपल ओके ऐसी चीजें हैं जिसमें अपन ओपिनियन में मॉडिफाई नहीं करते। यानी एग्जांपल ओके एक डब्ल्यूडीवी मेथड यूज कर रहा है मैनेजमेंट, ओके मैनेजमेंट डब्ल्यूडीवी यूज कर सकता है, ओके, और एसएलएम यूज कर सकता है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ओके, एज पर एएफआरएफ, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैनेजमेंट दोनों में से डब्ल्यूडीवी यूज कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में सब लोग एसएलएम यूज कर रहे हैं। मेरे को बताओ डब्ल्यूडीवी यूज कर रहे हैं, क्या वो गलत है? आंसर इज नो। लेकिन क्या एसएलएम यूज करने से उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से कंपेरेबल हो जाएंगे? आंसर इज यस। ये मैं उनको बता रहा हूं कि भाई टीसीडब्ल्यूजी सुनिए, आप डब्ल्यूडीवी यूज कर रहे हो, इट्स ओके, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप डब्ल्यूडीवी की वजह एसएलएम यूज करोगे ना भाई साहब, तोड़ कंपेरेबल होगा। दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ओके, जिसमें हम अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर ज्ञान दे सकते हैं, एस्टिमेट्स के ऊपर दे सकते हैं, डिस्क्लोजर के ऊपर दे सकते हैं। समझ में आया? यानी मैनेजमेंट गलत नहीं है, लेकिन हम आपको क्वालिटेटिवली इंप्रूव करने बोल रहे हैं, हम क्वालिटेटिवली आपको बेस्ट करने बोल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो याद सेकंड पॉइंट सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। अब सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज के एग्जांपल नहीं दिए, लेकिन कैन बी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? सर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी के एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, ओके भाई एविडेंस टाइम पे नहीं मिल रहा है, ओके बहुत कम टाइम दिया
जा रहा है ऑडिट कंप्लीट करने को, ओके मैनेजमेंट बोल रहा है भाई 3 दिन में खत्म करके निकल ले, ऐसा हो रहा है, ये सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है, ऑडिटर के लिए डिफिकल्टी आ रही है, तो वो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आप उसको कम्युनिकेट करोगे, किसको कम्युनिकेट करोगे, टीसीएफ जी को, अनलेस, तीसरा पॉइंट, अनलेस टीसीएफ जी इज इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट, ओके जो अभी अपन ने देखा कि भाई ऐसा भी हो सकता है मैनेजमेंट एंड टीसीएफ जी भी है, अगर ये दोनों इन्वॉल्व है तो ये कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों इन्वॉल्व नहीं है तो भाई आप सिग्निफिकेंट मैटर्स भी कम्युनिकेट करोगे, WR नहीं मिला आपको, नहीं मिला वो भी आप कम्युनिकेट करोगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या होते हैं, ओके ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स किधर 230 में, सिग्निफिकेंट मैटर्स का 4 एग्जांपल दिए थे ना, सिग्निफिकेंट रिस्क, ओके याद आया, सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, उसके अलावा रीअसेसमेंट ऑफ RMM एंड लास्ट कॉन्टेक्स्ट, याद आया मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, कॉन्टेक्स्ट वही है, ओके अनलेस टीसीएफ जी इन्वॉल्व नहीं है सिग्निफिकेंट मैटर बता दीजिए। एंड चौथा सिनेरियो और एक कॉन्टेक्स्ट है, सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी आपकी ऑडिट रिपोर्ट में ओके ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से आपका फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट चेंज होने वाला है, मैं जो आपको ऑलरेडी दिया था ना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के टाइम पे एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, उसमें चेंजेस होने वाले, तो वो कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, 705 से चेंज होगा, 701 से चेंज होगा, 706 से चेंज होगा, 570 से चेंज होगा, 720 से चेंज होगा, ये सब स्टैंडर्ड के हिसाब से ये चेंज हो सकता है। एंड लास्ट एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर एज पर द जजमेंट ऑफ ऑडिटर, तो भाई साहब तीसरा वाला आंसर सबसे तोड़ है, ओके तो ध्यान रखना सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के साथ में आप और एक याद रखना सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ये वाला पॉइंट याद रखो, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके ये वाले कंटेक्स्ट आपको आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा आता है, व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू टीसीएफ जी, सब लोग की आत्मा मेरे साथ है क्या, सब लोग की आत्मा मेरे साथ है क्या, भाई साहब सब लोग की आत्मा मेरे साथ है क्या, ओके तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंट, ओके सबसे पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड विद टीसीएफ जी, तो टोटल 3 मैटर है, चौथा मैटर है पर चौथा मैटर सेपरेट रखिए, तो चौथा मैटर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लिस्टेड कंपनी, 3 मैटर है, 3 मैटर में क्या है, पहला पॉइंट मेरी जिम्मेदारी है लेकिन मेरी जिम्मेदारी से तेरी जिम्मेदारी कम नहीं होती, सेकंड पॉइंट मेरी प्लानिंग ऐसे होने वाली है ओवर भी दूंगा, तीसरा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स दूंगा तेरे को, मेरी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द ऑडिट मेरे को सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली है, वो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स दूंगा, और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के अंदर कितनी चीज होगी, 5, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, सिग्निफिकेंट मैटर्स, अगर टीसीएफ जी और मैनेजिंग एंटिटी दोनों सेम नहीं है तो, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ओके जिसकी वजह से फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट चेंज होगा, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट एनी अदर पॉइंट सिग्निफिकेंट मैटर जो मेरी जजमेंट में आते हैं, दैट्स इट, ओके ये 5 पॉइंट है। एंड चौथा एंड लास्ट पॉइंट, ये खाली लिस्टेड कंपनी में तेरे को बताना है, इथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस, मेरे को इथिकल रिक्वायरमेंट मैंने कंप्लाई किया, इंडिपेंडेंस ये थे, थ्रेट मुझे मालूम पड़े थे, थ्रेट को मैंने मिटिगेट किया, कम किया, ओके मेरी ऑडिट फीस कितनी है, मेरी नॉन एश्योरेंस फीस कितनी है, तुमसे मैं और काम भी लेता हूँ, ये सब मेरे को चौथे इसमें लिस्टेड एंट्री में देना है। तो 260 क्या बोलता है, सबसे पहला 260 बोलता है टीसीएफ जी कौन है, तो अपन ने वो आंसर कर लिया, टीसीएफ जी ये में से कोई भी हो सकता है, ये हो गया, इनको क्या क्या कम्युनिकेट करना है, तो इनको टोटल 4 चीजें कम्युनिकेट करनी है, चौथा वाला एप्लीकेबल ओनली फॉर लिस्टेड एंटिटी है, तो टोटल कितनी चीजें कम्युनिकेट करनी है, 3 करनी है, और तीसरे के अंदर आपको 5 करनी है, इस तरह से आंसर का ड्राफ्टिंग है। आई होप ये क्लियर है सबको, और ऐसा हो सकता है क्वेश्चन खाली इसमें ये थर्ड के ए में आए खाली, या थर्ड पे पूरा 5 लिखने को आए, या पूरा का पूरा लिखने को आए, या थर्ड का भाई सी में आ जाए खाली, या थर्ड का डी में आ जाए, आई होप समझा, मतलब आपको ये अलर्ट रहना पड़ेगा, ओके एग्जामिनेशन सॉल्व करते वक्त, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन सच कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स कम इनटू पिक्चर। तो मेरे ख्याल से आपको ये सिग्निफिकेंट वर्ड क्लियर है बड़ी, ये सिग्निफिकेंट वर्ड्स को जितना आप कंट्रोल में लोगे उतना आपका सिग्निफिकेंस आपके कंट्रोल में रहेगा, और मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में डर नहीं लगेगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट पढ़ोगे तो आपको पढ़ते ही आपको क्लिक होना चालू होना चाहिए सिग्निफिकेंट। और देखो आप मैंने इवन रिवीजन लेक्चर में भी मैंने आपको धीरे धीरे एकोमोडेट करके सिग्निफिकेंस वाले कॉन्टेक्स्ट सब बता दिए ऑलमोस्ट, तो मेरे ख्याल से अभी आपके डेटा कंट्रोल में आ चुका है सिग्निफिकेंस वाला कॉन्टेक्स्ट, नहीं आ रहेगा तो कमेंट करिए या बताइए, मैसेज करिए, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ बड़ी। आई होप भारत माता की जय, क्लियर है बड़ी इधर तक, ओके तो ये वाला मेरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। एंड उसके बाद है सर ये कम्युनिकेट कब करना है, टाइमली बेसिस पे करना है, एंड सर ये कम्युनिकेट कैसे करना है, रिटन या ओरल, दोनों हो सकते हैं, रिटन भी करो ओरल भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओके याद रखना इंडिपेंडेंस जो बताना है वो खाली रिटन में होना चाहिए, और सिग्निफिकेंट मैटर्स जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है ना, यानी देखो थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड ओरल भी किया तो चलेगा, थर्ड एंड फोर्थ में, फोर्थ तो रिटन कंपलसरी है, थर्ड में क्योंकि लिस्टेड एंटिटी, और थर्ड में अगर आपको लग रहा है कि ये मैटर लिखित होना चाहिए तो लिखा होना चाहिए, नहीं तो ओरल करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं खाली ओरली कम्युनिकेट करना खत्म नहीं होता है, ओरली जब कम्युनिकेट किया जाता है तो एमओएम में लिखा जाता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग में, तो वो टेक्निकली कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट हो ही जा रहा है, लेकिन रिटन और ओरल का कॉन्टेक्स्ट ये ध्यान रखना। और किसको कम्युनिकेट करना है, टीसीएफ जी को, दैट इज योर 265 क्या 260 ऐसे 260 सबको समझा क्या, ऊपर वाले से कम्युनिकेट करना, ऊपर वाला मतलब मैनेजमेंट के ऊपर वाला, क्या ये 260 क्लियर है क्या बड़ी, 260 क्लियर है क्या बड़ी, आंसर इज यस और नो, तो 260 क्लियर है क्या बड़ी, यस और नो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मेरे पंटर लोग आई होप 260 क्लियर है। अगला आता है 450 इज इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट, मेरे ख्याल से सबको पंटर लोग को याद होगा, ऐसे 315 हमने आरएमएम ढूंढा, 315 आरएमएम ढूंढा, ऐसे 330 हमने रिस्पॉन्स किया, और रिस्पॉन्स करने के बाद मुझे आरएमएम नहीं मिला, मुझे मिसस्टेटमेंट मिला। अब इस मिसस्टेटमेंट को नाम देते हैं अपन आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। अब आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि करेक्ट कर ले, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट मिले मैनेजमेंट को बोलेंगे करेक्ट कर ले, और मैनेजमेंट ने नहीं करेक्ट किया तो उसको हम बोलेंगे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट।
तो याद रखना 450 डील विद टू मिसस्टेटमेंट, वन इज आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। तो हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर टू इवैल्यूएट इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। क्या ये क्लियर है? ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है, ये स्टेप 1 है। ओके, मैं स्टेप वाइज जा रहा हूं आपके लिए याद रखने के लिए, सीक्वेंस ध्यान रखना। ये स्टेप 1 है सर। सबसे पहले जो भी आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट मिले होंगे ऑडिटर को, उसने क्या करना चाहिए, उसने एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऑडिटर शैल एक्यूमुलेट मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड अदर देन दोज व्हिच आर क्लियरली ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब ऐसे कोई मिसस्टेटमेंट है जो एकदम मामूली है, 1 रुपया है, 50 रुपया, फ्रॉड नहीं है, 50 पैसा, ऐसा कुछ है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर वो ट्रिवियल नहीं है तो उसको आपको एक्यूमुलेट करना है। एक्यूमुलेट करना मतलब टोटल करना है। अब जैसे ही आपने मिसस्टेटमेंट टोटल कर लिया, उसके बाद आपको देखना है कि डिटरमाइन वेदर ऑडिट प्लान एंड स्ट्रेटजी नीड टू बी रिवाइज्ड if misstatement may exceed when aggregated or aggregate of misstatement accumulate approaches materiality। अब ये दोनों को आप समझने की जरूरत होगी और उसको समझ लीजिए अच्छे से। ओके, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ओके, आपका सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेप बता कर रहा है कि क्या पता करिए क्या आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी या ऑडिट प्लान को रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है। क्या करने की जरूरत पड़ रही है? रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है। अगर रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? उसके 2 कारण में से कोई भी एक हो सकता है। ये दोनों में से और है, और ये दोनों में से हो सकता है। सर इसका मतलब क्या है? जो आपने एक्यूमुलेट मिसस्टेटमेंट की है, अगर इनको सबको टोटल करे, जो आपने मटेरियलिटी सेट की थी, याद है कल मटेरियलिटी ऐसे 320 ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे करनी कंपलसरी है, उसको कंपेयर करो। अगर वो कंपेयर करने के बाद इससे ज्यादा हो रही है, इसका मतलब आपका ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटजी रिवाइज करनी पड़ेगी। या ओके, आपको ऐसा लगता है कि भाई यार दूसरे जो सर्कमस्टेंसेस है, भले वो एक्सीड नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा और काम करे तो एक्सीड कर लेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवीजन ऑफ ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रेटजी। आराम से शांति से करना, क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूं बहुत सारे कंफ्यूजन आपको इधर मिल सकते हैं। मतलब अगर आपने अलर्ट नहीं रहे तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी बड़ी, मेरे लिए तो सब तोड़ याद रहेगा। ओके, मैं एकदम क्लियर हूं सारी चीजों में, तुम क्लियर रहो सारी चीजों में, बड़ी तो सारी चीजों में क्लियर रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ओके, समझ में आ रहा है सबका? ओके, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, जो आपने एक्यूमुलेट फर्स्ट स्टेप में किया है उसको कंपेयर करेंगे। ओके, और किसके साथ कंपेयर करेंगे? मटेरियलिटी। अब इसमें 2 सिचुएशन हो सकती है, थोड़ा सा ओफू के लिए मैं बता देता हूं। ओके, सपोज 20 लाख की टोटल मटेरियलिटी मैंने सेट की है। अब मेरे पास 2 सिचुएशन क्या होगी? पहली सिचुएशन है ओके 18 लाख है, पहली सिचुएशन, ये पहली वाली सिचुएशन है 18 लाख है। 18 लाख 20 लाख से ज्यादा है क्या? नहीं, लेकिन 18 लाख जो आए हैं उसके जो सर्कमस्टेंस इर्द गिर्द सर्कमस्टेंसेस है, इसमें हमने कुछ चीजें अनडिटेक्टेड वाली देखी होगी, तो इर्द गिर्द सर्कमस्टेंसेस है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कि हमको लगता है कि थोड़ा सा और काम कर लिए तो भाई 20 लाख के ऊपर चला जाएगा, तो भाई अपनी प्लान को रिवाइज करिए। या ओके, जो दूसरा वाला जो आंसर है उसमें ऐसा है 22 लाख मिला है, एक्यूमुलेट करके 22 है। अब मेरे को बता 22 लाख मिला, इज इट एक्सीडिंग 20 लाख? आंसर इज यस। तो अपने ऑडिट प्लान को रिवाइज करिए। ओके, ये हो गया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप समझा बड़ी? थर्ड स्टेप्स अब क्या करने का? थर्ड स्टेप को बोलते हैं ये जो आपने आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेट कर दिया ना, मटेरियलिटी से ज्यादा है ना, अच्छा अगर सर ये 10 लाख रहा और सराउंडिंग सर्कमस्टेंस में कुछ भी नहीं रहा, इग्नोर, स्टैंडर्ड 700, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, खत्म है। प्लानिंग चेंज नहीं करना है, स्ट्रेटजी चेंज नहीं करना है, सीधा है। क्या कम्युनिकेट करने का, कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में कुछ आ रहा है? तो टेक्निकली खत्म हो जाएगी कहानी। तो आपको 450 का लॉजिक एकदम सही सटीक रखना है बड़ी। ओके, तो भाई साहब अब यहां पर एक अलर्ट रहना है, अलर्ट अलर्ट अलर्ट। सर अलर्ट क्या है? क्या ऑडिट प्लान और स्ट्रेटजी में चेंजेस हो सकते हैं क्या? आंसर इज यस। चेंजेस हो सकते हैं क्या? आंसर इज यस। स्टैंडर्ड 300। चेंजेस के 3 कारण मैं याद दिला दूं, कल मैंने आपको बताया था पूरा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, ओ माय गॉड, याद आया बड़ी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या ऑडिट प्लानिंग में या ऑडिट स्ट्रेटजी में चेंजेस हो सकते हैं क्या? आंसर इज यस। वो चेंजेस हो सकते हैं। उसके चेंजेस के कारण कितने? 3। अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस आ गए, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस आ गया, रिजल्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस है, ये 3, ऐसे 300। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा क्या ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटजी में रिवीजन हो सकता है क्या, तो 300 नहीं लिखने का, गड़बड़ हो जाएगी भाई, अगला आइटम आ जाएगा। आओ भाई समझा, रिकॉल हुआ? तो सर फिर क्या लिखने का? फिर ये लिखने का कि भाई यार ये हो सकता है अगर रिवीजन इधर रहा, तो रिवीजन रहा, रिवीजन इन प्लान रहा, रिवीजन इन प्लान, रिवीजन इन प्लान, रिवीजन इन प्लान एंड रिवीजन इन स्टडी, ऐसे ओके 450। चेंजेस इन प्लान एंड चेंजेस इन प्लान एंड स्ट्रेटजी, चेंजेस इन प्लान एंड स्ट्रेटजी, ऐसे 300। समझा बड़ी? समझा, नोट रहेगा। आई होप ये क्लियर है बड़ी। ओके, तो ऑडिट स्ट्रेटजी में चेंजेस हो सकते हैं क्या? आंसर इज यस, 300। ऑडिट स्ट्रेटजी में रिवीजन लग सकता है क्या? रिवाइज करना पड़ सकता है क्या? आंसर इज यस। कौन सा? ऐसे 450। तो रिवीजन कब चाहिए? 2 कारण। चेंजेस कब चाहिए? 3 कारण। रिवीजन क्यों चाहिए? अच्छा, रिवीजन का बाकी 5 छोड़ दो, सिंपल सा लॉजिक है ना। जो आपके आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट है, आइडेंटिफाइड वर्ड यूज करना भूलना मत, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, इट इज एक्सीडिंग मटेरियलिटी। मटेरियलिटी एक्सीड कर रहा है या वो एक्सीड नहीं कर रहा है, लेकिन उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे है कि वो एक्सीड कर लेगा,
ओके, दैट इज व्हाट योर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। भारत माता की जय। सेकंड पॉइंट क्लियर बड़ी। अब मेरे को बताओ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एक्सीडिंग मटेरियलिटी। अच्छा सर, व्हाट इफ इट डज नॉट एक्सीड मटेरियलिटी, यानी एग्जांपल 10 लाख है, 10 लाख मिला मिसस्टेटमेंट, ओके इग्नोर, 700 में जाओ, अनमॉडिफाइड मोड ओपिनियन दे दो, खत्म। लेकिन अगर ये दो सिचुएशन है तो ये स्टेप 3 करने का। स्टेप 3 बोलता है कम्युनिकेट द मिसस्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू करेक्ट द मिसस्टेटमेंट, इफ करेक्टेड वेरीफाई कर लो एडिशनल प्रोसीजर करके कि उसने करेक्ट किया गया, इफ नॉट करेक्टेड रीजन चेक कर लो क्यों करेक्ट नहीं कर रहा है, खत्म। ओके अब मेरे को बताओ जब आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट करेक्ट हो गए तो कहानी खत्म हो गई। अगर ये सारे के सारे करेक्ट हो गए, ओके कहानी खत्म, स्टैंडर्ड ओवर, 700 में अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो। लेकिन अगर सारे करेक्ट नहीं हुए तो अल्टीमेटली अब जो मिसस्टेटमेंट इधर करेक्ट नहीं हुए उसको अब नाम दे देंगे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। कौन से मिसस्टेटमेंट बड़ी? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। लेकिन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के पहले ये लोग बोलते हैं चौथा स्टेप करो, दैट इज कॉल्ड रीअसेस मटेरियलिटी। क्योंकि आपकी जो पहली वाली मटेरियलिटी थी, ये 20 लाख की जो मटेरियलिटी थी, आपकी पहली वाली मटेरियलिटी जो सेट की थी, याद होगा आपको? याद होगा एक मटेरियलिटी कल अपन ने देखा था, रिवीजन वाला मटेरियलिटी, आपने पिछले वाले फिगर में किया होगा, प्रायर पीरियड की फिगर में किया होगा, बजट की फिगर में किया होगा। तो बजट का फिगर या प्रायर पीरियड की फिगर और करंट ईयर की फिगर में अगर बहुत आड़ा टेढ़ा कुछ होगा, ओके ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये है तो आपकी मटेरियलिटी भी रीअसेस करनी पड़ सकती है ना बड़ी। ओके ऐसा हो सकता है। ये 20 लाख जो थे, ये भाई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ये 20 लाख जो कंपेयर किया था, ये आपने पिछले साल केस में सेट किया था, करंट ईयर में इट में हैपन। ओके ये 20 लाख नहीं सेट करना है, 40 लाख सेट करना है, पॉसिबिलिटी है। तो ये बोलते हैं अपनी मटेरियलिटी को रीअसेस करो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को कंपेयर करने के लिए। तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को कंपेयर करने के लिए मटेरियल को रीअसेस करना है, और रीअसेस करते वक्त प्रायर पीरियड के आइटम्स को भी कंसीडर करना है। कौन से आइटम्स को? प्रायर पीरियड। क्या ये जो अनकरेक्टेड है ये प्रायर पीरियड में भी इन्होंने छोड़े हुए थे क्या? प्रायर पीरियड में भी ऐसे ही उन्होंने स्टेप्स लिए थे क्या? ये चेक करना जरूरी है। कंसीडर प्रायर पीरियड मिसस्टेटमेंट्स, डिटरमाइन वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल। पता करो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं है, इंडिविजुअली और एग्रीगेट, एंड साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट चेक कर लो, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट चेक करो रिलेटेड प्रायर पीरियड। लेकिन मैं वापस बोल रहा हूं, ये रीअसेस मटेरियलिटी का समझ में आएगा, इसका ओफू याद रखना, ओफू भूलना मत, रिवीजन करने का, रिवीजन इन मटेरियलिटी, रिवीजन इन मटेरियलिटी, करंट फिगर को यूज करके करने का। आत्मा क्लियर? और मैंने क्लास में, करंट बैच में मैंने क्लास में क्लियरली आपको एक सीएफएन का क्वेश्चन बताया था भाई साहब। ओके ये कैसे, ये वाला आंसर खाली कैसे आया हुआ है? ओके अब अगर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आ गया, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज एक्सीडिंग मटेरियलिटी। ओके अभी मैनेजमेंट को तो कम्युनिकेट कर चुके थे, अब टीसीएफ जी को कम्युनिकेट कर दो, कम्युनिकेशन विद टीसीएफ जी। ओके अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है और इफेक्ट ऑन ओपिनियन, भाई मेरे क्या होने वाला है? ओके ये हो गया आपका 5वां स्टेप्स। अब मैनेजमेंट और टीसीएफ जी बोलता है कि भाई हमारे लिए मटेरियल नहीं है, तो ठीक है लिखित दे दो। 6वां स्टेप, ओके सर आप मेरे को लिखित दे दो कि भाई मटेरियल नहीं है। अगले पेज पे द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट WR फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीएफ जी की भाई मटेरियल नहीं है, एंड समरी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर इमटेरियल दैट दे बिलीव द इंडिविजुअल। ये लिख के दे दो मेरे को, बस खत्म हो गया। एंड लास्ट पॉइंट, ओके ये स्टेप नहीं है, ये स्टार मार्क है कि भाई इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना पड़ेगा, इस स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या हुआ। तो सबसे पहला कौन सा अमाउंट आपने जो छोड़ दिया है, ट्रिवियल कौन सा है। सेकंड, ओके एक्यूमुलेट करने के बाद जो करेक्ट नहीं हुए हैं, एंड कंक्लूजन एंड बेसिस फॉर कंक्लूजन कि भाई वो मटेरियल नहीं है। दैट्स इट 450 का कॉन्टेक्स्ट। तो सर 450 में क्वेश्चन क्या आ सकता है? सबसे पहला ओके मेरे को बताओ, अगर मैंने बोला आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट का क्या करना है, कान खुले मैं क्या बोल रहा हूं, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट का क्या करना है। तो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट का 1 2 3 बस खत्म। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का क्या करना है? 4 5 6। समझ में आया? मिसस्टेटमेंट्स का क्या करना है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसमें से कौन सा अकेला आ सकता है? सेकंड वाला अपनी औकात में आ सकता है, फोर्थ वाला अपनी औकात में आ सकता है भाई साहब। ओके तो क्या क्या क्वेश्चन परमिशन कॉम्बिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन आपको एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो 450 में कुछ भी आ सकता है, लेकिन भाई साहब बहुत मजेदार स्टैंडर्ड है। कोई भी डाउट आया तो मेरे को बताइए, पूछिए, लेकिन आई होप कॉन्सेप्चुअली सबको क्लियर होगा। मैंने सॉरी लास्ट 10 मिनट में, मेरे ख्याल से 8-10 मिनट में मैंने पूरा डिटेल समझाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ चुका होगा, आपको कंटेक्ट समझ में आ गया होगा, दिमाग में चला गया होगा। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। क्या ये सबके दिमाग में गया? 450 गया क्या? 450 क्या करना है, गया क्या? 450 क्या करना है, गया क्या? बढ़िया 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 मालिक तोड़, मालिक तोड़। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। चलिए 560 अगले स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं। 560 है, 570 है, 580 है और 260 है। काम तो खत्म है चैप्टर, कोई टेंशन नहीं है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स। लेकिन सब्सिक्वेंट इवेंट्स बताने के पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाना चाहता हूं, वो आप देख लीजिए तो आपको रिकॉल हो जाएगा। ओके कुछ इस तरह से टाइमलाइन बना रहा हूं मैं, टाइमलाइन बना रहा हूं, टाइमलाइन को थोड़ा सा देख लीजिए। ये टाइमलाइन है मेरे, टाइमलाइन का कॉन्टेक्स्ट आप ध्यान रखना। ये है मेरा बैलेंस शीट डेट। ओके ये बैलेंस शीट डेट है। ओके इसके पहले मैंने काम कर लिया होगा, बैलेंस शीट डेट है। बैलेंस शीट डेट के साथ में ओके एक है मैनेजमेंट अप्रूवल या बोर्ड अप्रूवल डेट। बोर्ड अप्रूवल डेट, बोर्ड अप्रूव करती है, अप्रूवल डेट। इसके बाद है ऑडिटर रिपोर्ट डेट, ऑडिटर रिपोर्ट डेट।
ऑडिटर रिपोर्ट डेट, और उसके बाद और एक आएगा एफएस इशूड डेट, एफएस इशूड डेट। अब 560 जो आपका सब्सिक्वेंट इवेंट्स है, ये आपको अल्टीमेटली मल्टीपल एलिमेंट्स में लेके जाता है। सबसे पहला 560 का कॉन्टेक्स्ट चालू होता है सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट्स मतलब इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ओके, अगर AS4 देखता हो तो इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर एफएस इशू डेट। ओके, जो भी इवेंट्स हो गए वो अपने को देखने पड़ेंगे। ओके, वो होते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो पहला कॉन्टेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स का कॉन्टेक्स्ट है, ओके, ऑडिटर के लिए जो काम आएगा वो पहला रेड वाला पोर्शन ये होगा, इधर अपन पढ़ेंगे ऑडिट प्रोसीजर फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ऑडिट प्रोसीजर फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ऑडिट प्रोसीजर फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स। समझ में आया? जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट चली गई उसके बाद ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, ये याद रखिए। वंस ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड देयर इज नो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर। एक बार ऑडिट रिपोर्ट चली गई उसके बाद ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी नहीं है प्रोसीजर रिलेटेड, उसको कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? उसको प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना है। लेकिन अगर उसको कोई फैक्ट मालूम पड़ता है, ओके, ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर इधर कुछ फैक्ट मालूम पड़ता है, समझने की कोशिश करो, इधर कुछ फैक्ट मालूम पड़ता है, अगर इधर कुछ फैक्ट मालूम पड़ता है और ये फैक्ट अगर उसको पहले मालूम होता, ऑडिट रिपोर्ट के पहले अगर इसको फैक्ट मालूम होता तो उसके ऑडिट रिपोर्ट में इफेक्ट होता, उसकी ऑडिट रिपोर्ट चेंज होती, ऑडिट ओपिनियन नहीं बोल रहा, ऑडिट रिपोर्ट चेंज होती, तो वो कुछ तो काम करेगा, वो इस स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। और एफएस इशूड के बाद भी, एफएस इशूड के बाद भी, एफएस इशूड के बाद भी, एफएस इशूड के बाद भी अगर कोई फैक्ट अगर उसको मालूम पड़ता, देखो एक बार ऑडिट रिपोर्ट चली गई, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, लेकिन टेक्निकली अगर कोई फैक्ट उसको बाद में मालूम पड़ता है एफएस इशूड के बाद भी, ओके, और अगर उसको पहले ऑडिट रिपोर्ट के पहले मालूम पड़ता, ओके, ऑडिट रिपोर्ट के पहले मालूम पड़ता, तो वो क्या करेगा, वो इस स्टैंडर्ड में दिया है। तो इस स्टैंडर्ड में कितने आंसर है? 3 आंसर है। पहला आंसर ऑडिट प्रोसीजर फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स ये है। दूसरा, ओके, ऑडिट फैक्ट मतलब ऑडिटर ने क्या, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर एफएस इशूड, एंड ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर एफएस इशूड, आफ्टर एफएस इशूड, एफएस इशूड के बाद वाला कॉन्टेक्स्ट, यानी ये स्कोप बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले अपन ये वाला आंसर क्लोज करते हैं जो फर्स्ट वाला मैंने लिखा हुआ इधर। ओके, तो सबसे पहले ये लोग बोलते हैं, ओके, सब्सिक्वेंट इवेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, टाइप 1 सब्सिक्वेंट इवेंट, टाइप 2 सब्सिक्वेंट इवेंट। टाइप 1 इज एडजस्टिंग इवेंट, टाइप 2 इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। यानी ऐसा हो सकता है टाइप 1 इवेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर 31 मार्च को ये होते हैं, लेकिन इसके इफेक्ट होते हैं बैलेंस शीट या पीएनएल पे, लेकिन इसके इफेक्ट देने पड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 31 मार्च को था और 15-20 अप्रैल को ये बैड डेट हो गया, तो 31 मार्च को इसको बैड डेट कर दो। ओके, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 इवेंट्स, एडजस्टिंग इवेंट्स। AS4 में एडजस्टिंग बोलते हैं, ऐसे 560 में टाइप 1 बोलते हैं। दूसरा वाला सिनारियो टाइप 2 नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसका डिस्क्लोजर चाहिए रहता है, इसको बैलेंस शीट पीएनएल में दिखाना नहीं है। ओके, 31 मार्च को मेरी इन्वेंट्री थी 100 करोड़ की, ओके, और 15 अप्रैल को उस 100 करोड़ की इन्वेंट्री में से 10 करोड़ की इन्वेंट्री को आग लग गई। 15 अप्रैल को देखो, 15 अप्रैल को जो आग लगी है उसका इफेक्ट मैं अगले साल के पीएनएल बैलेंस शीट में दूंगा, ठीक है, लेकिन इस साल में 31 मार्च को मैं दिखा रहा हूं 100 करोड़ की इन्वेंट्री है, जबकि 15 करोड़ की इन्वेंट्री इसमें से गायब है। ये मुझे नोट नंबर 13 में देना पड़ेगा कि भाई यार इन्वेंट्री लिखी है तो 31 मार्च को इन्वेंट्री थी, लेकिन 15 अप्रैल को इस इन्वेंट्री में आग लग गई है, एंड फॉर दैट पर्पस, ओके, ये इन्वेंट्री अपन इंश्योरेंस वगैरह क्लेम करने वाले जो भी है, लेकिन इसका इफेक्ट पीएनएल पे जो इफेक्ट जाएगा वो कब जाएगा? वो अगले साल जाएगा। पीएनएल पे इफेक्ट कब जाएगा? वो अगले साल जाएगा, वो इस साल में नहीं जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। पीएनएल पे इफेक्ट इस साल में नहीं जाने वाला, पीएनएल पे इफेक्ट अगले साल जाने वाला है। तो ये चीज आई होप दौड़ मालिक दिमाग में बैठा क्या, ये पीएनएल पे जो इफेक्ट जाने वाला अगले साल जाने वाला है। आत्मा झेपा क्या? झेपा 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 या नहीं झेपा? झेपा या नहीं झेपा? झेपा समझ में आया? ओके, सो अब इस कॉन्टेक्स्ट में टाइप 1 टाइप 2 इवेंट्स को देखो। अब एज ए ऑडिटर आपको क्या करना होगा? तो ये ऑडिट प्रोसीजर बोलते हैं, ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी नहीं बोलते, ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या है? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर, मैनेजमेंट से पूछो कि ये टाइप 1 एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को आपने AS4 के हिसाब से कैसे ट्रैक किया है, आपने कैसे एडजस्टमेंट दिए, कैसे क्या किया है। सेकंड, इंक्वायरी करो मैनेजमेंट से कि भाई यार किसकी इंक्वायरी करो? लीगल केसेस की। ओके, तो 31 मार्च को कुछ लीगल केसेस होंगे, 31 मार्च को लीगल कंटीजेंट लायबिलिटी होगी, उसका क्या स्टेटस है, उसका कुछ आउटकम आया क्या? इंक्वायरी करो मैनेजमेंट से लीगल केसेस का। मिनट्स ऑफ मीटिंग रीड करो, ओके, TCFG और मेंबर्स के बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में कुछ उसमें अपडेट आया होगा। देखो 31 मार्च को कुछ इवेंट्स होंगे, उसके हिसाब से वो कुछ ऐसे अपडेट्स आए होंगे जिसके इफेक्ट उस टाइम पे देने होंगे, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? रीड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बजट्स, ये रीड करो। एंड WR ले लो, WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, ओके, मैनेजमेंट से कि भाई तुमने सारे के सारे इवेंट्स जो भी एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है उसके इवेंट्स के इफेक्ट ऑलरेडी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर कर लिए हैं। ओके, ये 5 प्रोसीजर है। अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए प्रोसीजर क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए प्रोसीजर क्या है, मैं वापस बोल रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान देना। सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए प्रोसीजर क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए प्रोसीजर ये 5 है, बात खत्म करो। ओके, पहले अंडरस्टैंड करो उनके प्रोसीजर क्या है, फिर मैनेजमेंट की इंक्वायरी करो लीगल केस के लिए, फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग ले लो, फिर बाद में कैश फ्लो, इंट्रीम जो भी लेटेस्ट है वो रीड मार लो, एंड WR ले लो। ये 5 चीजें करनी है आपको।
आपको काम खत्म है। तो सर ये 5 चीजें कब तक करनी है? 5 चीजें ऑडिट रिपोर्ट देने के पहले तक करनी है। ओके, अब समझिए छोड़ो, ऑडिट रिपोर्ट दे चुके हैं, ऑडिट रिपोर्ट चली गई है। ओके, किसके पास चली गई है? लोगों के पास नहीं गई, लोगों के पास तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड वाले डेट पे जाएगी, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट मैंने मैनेजमेंट को दे दी होगी या नहीं दी होगी, जो भी होगा, पर ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड है और मेरा वो क्लाइंट खत्म हो चुका है। लेकिन अब इस पीरियड की बात करें, इस पीरियड, आई होप सबका स्क्रीन पे ध्यान है, इस पीरियड की बात करें। इस पीरियड में ऐसा कुछ फैक्ट्स मालूम पड़ता है, ओके, जो ऐसा कुछ फैक्ट्स मालूम पड़ता है जो कि रिलेटेड टू बैलेंस शीट पीरियड है, ओके, वो और मालूम बाद में पड़ा है, और इसकी वजह से ऑडिट रिपोर्ट में इफेक्ट आने वाले होंगे। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्ट, ओके, आफ्टर, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, आप देखिए, फैक्ट आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट बट बिफोर एफएस आर इशूड। तो सर इसमें क्या करना है? सबसे पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करना है, टीसीओजी से डिस्कस करना है। सेकंड, डिटरमाइन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंडमेंट करना है क्या। एंड थर्ड, इंक्वायर करना है कि मैनेजमेंट इसको एड्रेस कैसे करने वाला है, या मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कैसे करने वाला है। तो 3 चीजें, पहले मैटर डिस्कस करो टीसीओजी और मैनेजमेंट से। सेकंड, पता करो कि इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट चाहिए क्या। और थर्ड, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो कि आप इसको अमेंड कैसे करने वाले हो। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको इसको एग्जांपल लेता हूं, सटीक एग्जांपल, ध्यान रखिए, सटीक एग्जांपल को दिमाग में डालिए, और ये एग्जांपल जितना अच्छे से समझ जाओगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉजिक ऐसा है। तो इसको थोड़े से डेट लेते हैं। 31 मार्च 26 इज योर टाइमलाइन। ओके, ऑडिट रिपोर्ट का डेट इज 28 अप्रैल 26, ये एज्यूम करते हैं, और 19 जून 26 इज एफएस इशूड डेट। समझ में आ रहा है? ओके, अब समझने की कोशिश करो। ओके, ऐसा हुआ 5 मई को एक ऐसा केस कंपनी के अगेंस्ट हो गया, केस कंपनी के अगेंस्ट हो गया, कंपनी के अगेंस्ट हो गया फॉर द गुड्स दे सप्लाइड ड्यूरिंग, ओके, फॉर द गुड्स दे सप्लाइड ड्यूरिंग 1 जनवरी 26। यानी एक गुड्स 1 जनवरी 26 को उन्होंने दिया था, और उन्होंने दिया था उसमें कुछ फॉल्टी निकल गया, इसीलिए उनके ऊपर केस हुआ। पर कब हुआ? 5 मई 2026 को। 5 मई 2026 को उनके ऊपर केस हुआ है, और ये गुड सप्लाइड कब थे? 1 जनवरी 26। यानी ये कहीं ना कहीं 25-26 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों को इशू किया है? नहीं। तो क्या इसको इफेक्ट देना पड़ेगा? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। AS4 के हिसाब से आंसर इज यस। तो अब 5 मई को इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट देने पड़ेंगे। ऑडिटर को ये मालूम पड़ जाता है 5 मई को कि भाई ऐसा कुछ हो गया है। तो अब ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है सबसे पहला डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड टीसीओजी। समझ में कुछ आया? ओके, आई होप एवरीबडी क्लियर। ओके, डिस्कस मैनेजमेंट टीसीओजी, डिस्कस करो। अरे मैनेजमेंट टीसीओजी, अरे क्या है? सेकंड, डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स अमेंडमेंट। आंसर इज यस। सर केस ही तो हुआ है, आउटकम की तरह है। कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी नोट में, नोट नंबर 3 में डालना पड़ेगा ना आत्मा, समझा? ओके, ये वाला। एंड तीसरा, इंक्वायर, मैनेजमेंट कैसे एड्रेस करने वाला है। अब ये मैनेजमेंट कैसे एड्रेस करने वाला है, इसको अपन 2 एलिमेंट में देखते हैं। ओके, मैनेजमेंट उसको रेक्टिफाई कर रहा है, मैनेजमेंट बोल रहा है हम डिस्क्लोजर कर रहे हैं, मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, उसका आंसर अलग रहेगा। पहले मैनेजमेंट रेडी है चेंज करने के लिए। तो इस केस में आप 4A और 4B को देखिए बहुत अच्छे से, 4A 4B को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली नहीं समझता गड़बड़ करोगे। 4A, ओके, इवन खुशी, अपने करंट बैच की खुशी का, ओके भाई, जिसने लॉ में एकदम तोड़, फाउंडेशन लॉ में भाई 80+ स्कोर किया था भाई। ओके खुशी, तेरा इंटरव्यू रह गया है, अपने को इंटरव्यू अभी ऑडिट में आना चाहिए, और फिर वापस इंटरव्यू अपना दोनों का, फाउंडेशन लॉ का, इंटर ऑडिट का इंटरव्यू करने का है। तो भाई मतलब उसका क्वेरी आया था, तो देख ले वापस, पूरा एकदम अच्छे से समझ लो, हाँ अच्छे से समझ लो। ओके, इफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिवाइज्ड and management approves, okay, new audit report after management approval date with EOM। यानी पॉइंट क्या है? ओके, 4A बोलता है कि ऐसा हो रहा है कि लॉ रेगुलेशन बोल रहा है मैनेजमेंट को पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट को पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करना पड़ेगा। इस केस में ऑडिटर को नया ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा विथ EOM पैराग्राफ, EOM पैराग्राफ के साथ में देना पड़ेगा। यानी क्या होगा इस केस में? ओके, अब ये एग्जांपल में ये लॉजिक बैठाने की कोशिश मत करना, अभी एग्जांपल मैं इसको इसमें बोल रहा हूं। ओके, अब क्या हो रहा है? अब लॉ रेगुलेशन बोल रहा है कि 5 तारीख को जब मैनेजमेंट अमेंड कर रहा है ना, हम चाहते कि पूरा एफएस पूरा एडॉप्ट करो, पूरा वापस एडॉप्ट करो, जो आपने ऑलरेडी बीच में एडॉप्ट कर लिया था। ओके, कोई तो 15 अप्रैल 2026 को तुमने एडॉप्ट कर लिया था, तुमने बोला था हाँ भाई ये एडॉप्ट कर लिया है। ओके, तुमको वापस 5 मई को पूरा एडॉप्ट करना पड़ेगा। सर ऐसी परिस्थिति आ सकती है क्या? आंसर इज यस। इस केस में तो नहीं आएगी, पर मैं एग्जांपल बता रहा हूं। ऐसा हो सकता है, ओके, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया था, ओके, वो बैड डेट्स बन गया 5 मई को। ओके, अभी तक लोगों को इशू नहीं किया अपन ने, लेकिन 5 मई को वो बैड डेट्स बन गया है। अब इस केस में जो 5 मई को बैड डेट्स बन गया है, तो उसको तो इफेक्ट देना पड़ेगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, बैड डेट्स करके अब बैड डेट्स अगर इफेक्ट दिया, तो ऐसा हो सकता है प्रोविजन फॉर पीएनएल भी चेंज होगा, बैलेंस शीट भी चेंज होगी, फिगर्स में भी चेंजेस आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अरे भाई ये पूरा चेंज होगा,
तो इस केस में लॉ रेगुलेशन क्या बोलता है, अगर एक फिगर को चेंज किया, आप उसके रिपल इफेक्ट आ रहे हैं, मल्टीपल इफेक्ट आ रहे हैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पूरा अप्रूव करो एक साथ में और पूरा अमेंड करने के बाद पूरा अप्रूव करो। इस केस में ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि ये पूरा अमेंड होने के बाद वापस न्यू ऑडिट रिपोर्ट दो, पुरानी ऑडिट रिपोर्ट पे टिके मत रहो, न्यू ऑडिट रिपोर्ट दो और न्यू ऑडिट रिपोर्ट में ओके डेट और ईओएम डाल दो कि भाई यार ये नया आइटम आया हुआ है, ये चेंजेस हुए हैं, ओके ये चेंज हमने चेक कर लिया है, इस डेट को चेक किया हुआ है, ओके डेट डाल दो और ये डाल दो। ये है आपका 4A, समझ में आया। लेकिन अगर बी वाला सिचुएशन देखो क्या बोलता है, इफ एफएसआर अमेंडेड, ऑडिटर अमेंड ऑडिट रिपोर्ट, इस कॉन्टेक्स्ट को समझो, इशू डुअल डेट वाला कॉन्टेक्स्ट, इस ऑडिट को समझो। अगर ओके मैनेजमेंट 5 तारीख को, सिचुएशन और एक देखो, हाँ सिचुएशन और एक है, ओके अगर ये वाली सिचुएशन आई, कंटीजेंट लायबिलिटी वाली सिचुएशन, इसको थोड़ा कलर अलग करते हैं, ग्रीन करते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी वाली सिचुएशन आई है, इस केस में ओके एफएस पूरा अमेंड करने की जरूरत ही नहीं है, पिनल बैलेंस शीट में चेंजेस नहीं करना है, खाली नोट नंबर जो 1 2 3 नोट्स नंबर 13 में ऐड करना है आपको, नोट नंबर 13 ऐड करना है। तो नोट नंबर 13 ऐड करना है, इसमें ऑडिटर के पास क्या ऑप्शन है ये समझने की कोशिश करो, ओके समझा बड़ी। तो इसमें मैनेजमेंट 5 को क्या करेगा, 5/5/2026 को मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट खाली अप्रूव करेगा नोट नंबर 13, अप्रूव नोट नंबर 13, बाकी पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले ही अप्रूव कर लिया है, ओके। और इधर वाले इसमें क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट अडॉप्ट करने पड़ेंगे मैनेजमेंट को, कंप्लीट अडॉप्ट बाय मैनेजमेंट, समझा दोनों में डिफरेंस समझा क्या, अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट ओके। बट ये वाले इसमें क्या हुआ, इनको कंप्लीट अडॉप्ट नहीं करना, उनको बोलना खाली नोट नंबर 13 अडॉप्टेड है, ओके नोट नंबर 13 नया ऐड किया है वो अडॉप्टेड है, बाकी पुराना तो पुराना जैसे चल रहा है वैसे ही है। भारत माता की झेपा गया ओके। इस केस में ऑडिटर क्या कर सकता है, डुअल डेट ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है, या अमेंड ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है, या न्यू ऑडिट रिपोर्ट, 3 ऑप्शन उसके पास है भाई साहब। मतलब पहला ऑप्शन ओके, या तो पूरा नया ऑडिट रिपोर्ट दे देगा, तेरे को कंफ्यूजन नहीं क्लियर करना है तो नया ऑडिट रिपोर्ट दे दे, ओके सर। दूसरा ओके डुअल डेटिंग ऑडिट रिपोर्ट डाल दे, डुअल डेटिंग ऑडिट रिपोर्ट मतलब ओके यानी एग्जांपल वो जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें पैराग्राफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पैराग्राफ डाले हुए हैं, उसमें पैराग्राफ नंबर चेंज मत कर, खाली डेट में एक और एक डेट ऐड कर दे, उस डेट का जिस दिन डेट ये हुआ है 5 मई के बाद वाला डेट ऐड कर दे और साइन वापस कर दे, तो डुअल डेटिंग हो जाएगा, ओके। ऑडिट रिपोर्ट चेंज नहीं होगी, या तो न्यू ऑडिट रिपोर्ट दे दे, पूरा फाड़ दे, नया ऑडिट रिपोर्ट दे, तेरे चॉइस है, या दूसरा ओके उस डेट में 2 डेट डाल दे, या तीसरा एक ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर, ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर, अमेंड कर। सर कौन सा पैराग्राफ डालने के लिए, ईओएम, सर ईओएम पैराग्राफ मतलब एम्फेसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ, यानी उसके अंदर बता, अभी देख अभी ये सब सिचुएशन बेस कैसा है, नोट नंबर 13 क्या है, नोट नंबर 13 जो केस हुआ है वो खाली 1 करोड़ का है और 1 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट है, तो आपको ईओएम में नहीं डालना है, तो डुअल डेटिंग से कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है भाई यार कुछ नहीं करना है, नोट नंबर 13 में डालना है, 1 करोड़ मेरे लिए मटेरियल है, तो 1 करोड़ है तो ईओएम डाल दो, ऑडिट रिपोर्ट चेंज कर दो, ईओएम डाल दो और डुअल डेट का मतलब डाल दो कि डुअल डेट वाला कॉन्टेक्ट, डुअल डेट उसमें भी आएगा कि भाई ये डेट के हिसाब से है। या आपको लगता है इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, डुअल डेटिंग वाला कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, नया ऑडिट रिपोर्ट दे दो, पूरा नया ऑडिट रिपोर्ट जैसे बनाना वैसे दे दो। दिस इज व्हाट ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ 4A एंड 4B। आई होप 4A 4B समझा क्या, मेरे ख्याल से बहुत भाई साहब बहुत तोड़, मतलब ये बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट है, ये पूरा एग्जांपल मैंने समझा दिया है, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया तो मेरे को मैसेज करो, बट आई होप मतलब ये पूरा समझ में आ रहा है। तो अगर लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट करता है, मैनेजमेंट को बोलता है कि आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करना पड़ेगा, वो सिचुएशन समझी क्या कब हो सकता है, वो अप्रूव करना पड़ेगा, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर पूरा नया ऑडिट रिपोर्ट देगा, बात खत्म। लेकिन मैनेजमेंट को लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं करता, बोलता है ठीक है आपको एक खाली उतना अमेंडमेंट है ना उतना अप्रूव कर लो, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करेगा फिर, वो उसके पास 3 ऑप्शन है, नया ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है जो, तो उसके पास ऑप्शन हमेशा है, डुअल डेटिंग कर सकता है, उसको ईओएम कुछ नहीं डालना है, 13 पैराग्राफ है 13 पैराग्राफ ओके, या 14वां पैराग्राफ कर ओके और ईओएम पैराग्राफ डाल दे, उसको हाईलाइट करना कि नहीं करना, ये किसका डिसीजन मेकिंग, किसका जजमेंट है, ऑडिटर का जजमेंट है। भारत माता की जय, झेपा क्या, ओ माय गॉड, समझा क्या, बड़ी तोड़ कॉन्सेप्ट है। और सेम आंसर ओके, अच्छा इसमें और एक लास्ट आंसर है, अगर मैनेजमेंट मना करता है कि भाई नहीं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये अमेंड करना चाहिए था, ओके ये अमेंड करना चाहिए था, मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, ये दिखना चाहिए था, तो इस केस में अगर मैनेजमेंट नहीं कर रहा है तो भाई अपनी ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई कर लो, ओपिनियन मॉडिफाई करो 705 के हिसाब से, और मैनेजमेंट को अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट पुरानी वाली मैनेजमेंट को दी होगी तो मैनेजमेंट को बोल दो पुरानी ऑडिट रिपोर्ट किसी को देने का नहीं, ये 705 वाली ऑडिट रिपोर्ट सबको देने का। आत्मा क्लियर है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है कि बड़ी ओके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए क्या कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑडिट रिपोर्ट का कॉन्टेक्स्ट, आई होप ये लॉजिक क्लियर है, ये लॉजिक क्लियर है क्या बड़ी, ये लॉजिक क्लियर है क्या, ओके। एंड सेम लॉजिक ओके, सेम लॉजिक इसके लिए भी आता है, सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड के बाद है। अभी अगर एफएस फैक्ट, अगर कोई फैक्ट ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड होने के बाद लोगों को बता दिया पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों को चला गया, रेगुलेटर को चला गया, उसके बाद आपको ऐसा कुछ फैक्ट मालूम पड़ता है जो ऑल टुगेदर पहले मालूम पड़ता तो शायद आपका ऑडिट रिपोर्ट में चेंज होता,
तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको यही करना है, सेम स्टेप रहने वाले, सेम स्टेप रहने वाले। ओके, कोई आपका चेंज नहीं होने वाला है। ओके, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, डिटरमाइन वेदर नीड अमेंडमेंट, इंक्वायर। बस इसमें अब जो ए वाला पार्ट है इधर 4A 4B वाला, उसको थोड़ा सा पॉइंट एकदम अलग से दिया हुआ है। एक बोला हुआ है कैरी ऑडिट प्रोसीजर्स एंड रिवाइज द स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, क्या सबको बताने के लिए कि भाई पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिलाय मत करो। आपको सिर्फ एक एडिशनल चेक करना होगा कि पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिवाइज नहीं हमने पहले वाले दिए होंगे उसके ऊपर रिलाय मत करो, जो नए वाले दे रहे हो उस पर रिलाय करो। सर कैसे पॉसिबल है? आंसर इज यस। आप देखो सेक्शन 130 131 कंपनीज एक्ट का रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिवाइज कर सकते हैं ना मैनेजमेंट रिवाइज कर रहा है वापस, मैनेजमेंट रिवाइज कर रहा है। तो बस मैनेजमेंट को ये लेना होगा कि जिसको जिसको पुराने गए होंगे सबको बता दो कि पुराने पे रिलाय मत करो, ये नए वाले उस पर रिलाय करो। भारत माता की जय। झेपा क्या बड़ी, ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। आई होप ये समझा क्या, बड़ी 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 झेप रहा है क्या मालिक, समझ में आया क्या? मालिक 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 झेप रहा है क्या? भाई साहब समझ में आएगा? दैट्स इट, दिस इज व्हाट योर कंटेंट शुड बी फोकस्ड ऑन। ओके, ये कंटेंट को कॉन्टेक्स्ट ये आपका रहेगा। और इसके बाद अगर यहाँ पर मैनेजमेंट ने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज किया है, सेम लॉजिक न्यू ऑडिट रिपोर्ट दे दो। और अगर वो सेम ये 4A 4B का सेम है, खाली बस इसमें एक एडिशनल पॉइंट है कि जिसको जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुराने गए होंगे उनको अलर्ट कर दीजिए कि भाई पुराने वाले पे रिलाय मत करिए, तोड़ मालिक। दैट्स इट, 560 की कहानी खत्म। 560 में कोई डाउट मालिक? तो मैंने 3 कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए, रटने के लिए भी आसान है, लॉजिक भी याद है। ओके, तो भाई अपन ने कर लिया 260, 450 एंड 560। अब आते हैं 570 के ऊपर, जिसमें गोइंग कंसर्न की लगी पड़ी है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न मेरा फेवरेट है वैसे भी। गोइंग कंसर्न वाला कॉन्सेप्ट अपने लिए बहुत मैटर करता है, अच्छे से याद रखने का। अच्छा, गोइंग कंसर्न की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है, ऑडिटर की नहीं है। और मैनेजमेंट ने जो काम किया है वो अप्रोप्रिएट किया है कि नहीं, वो ऑडिटर को देखना है। इसमें ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। ऑडिटर के 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला पॉइंट, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का अप्रोप्रिएटनेस चेक करना है, मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। सेकंड, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी ऑडिटर को दिख रही है कि नहीं। एंड तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर बराबर है कि नहीं है। ओके, ये चीजें चेक करनी रहेगी। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, गोइंग कंसर्न के असेसमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या क्या है? असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न तू करेगा। AFRF अगर नहीं भी बोल रहा होगा तो भी तू ही करने वाला है। ओके सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे कोई एंटिटीज है जिनको AS एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो उनके इसमें भी गोइंग कंसर्न परफॉर्म करना चाहिए, करना पड़ेगा। नोट्स में लिखा होना चाहिए भाई दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस, बिकॉज दैट इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ AS1 में आपने पढ़ा है यार, AS1 का आप देखोगे तो बेसिक प्रिंसिपल में आपको ये है कि भाई जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बन रहे हैं। ओके, तो ये याद रखने का। तो अब इसमें जब ये गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करेगी मैनेजमेंट, ओके, तो यहां पर कुछ फैक्टर ध्यान में रखेगी। जो भी आउटकम ऑकर होने वाले हैं उसके बेसिस पे उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने चाहिए। ओके, उसके हिसाब से उसके गोइंग कंसर्न असेसमेंट बहुत अच्छे से होगा। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस विल आल्सो मैटर, एंड इन्फॉर्मेशन कौन से अवेलेबल है जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न का असेसमेंट, देखो जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा, ओके, उतना गोइंग कंसर्न की कॉन्टेक्स्ट आसानी से होगा। जब मैं गोइंग कंसर्न की बात कर रहा हूं तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एस्टिमेट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ले लो, या एस्टिमेट्स कंटीजेंट लायबिलिटी ले लो। आज मैंने कुछ कंटीजेंट लायबिलिटी दे दी होगी, लेकिन आपको नहीं लगता है ओवर ए पीरियड उसके ऊपर मेरे को इन्फॉर्मेशन और मिलती जाएगी? जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या वो कंटीजेंट लायबिलिटी और बराबर अमाउंट या फिगर बराबर होती जाएगी? आंसर इज यस। जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा उसके हिसाब से काम होता जाएगा। तो फिर सर ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? नोट रखना, ये नोट अच्छे से रखना। रिस्पांसिबिलिटी ऑडिटर क्या है? तो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि मैनेजमेंट ने जो एजम्पशन लिया है गोइंग कंसर्न का वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, एंड उसको कंक्लूड करना है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो उसका 2 मेन काम है। ऑब्जेक्टिव 3 है, देख ले, ऑब्जेक्टिव 3 है। 3 ऑब्जेक्टिव क्या है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने का, किसके ऊपर? मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं। दूसरा, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, एंड भाई रिपोर्ट करना होगा इन अकॉर्डेंस विद 570 के हिसाब से रिपोर्ट करना पड़ेगा। 570 में आपको रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि भाई यार आपको ओपिनियन में क्या आने वाला है। ये 700 में मैं आपको बताता हूँ ओपिनियन में क्या इंपैक्ट आने वाला है, वो आपको लिखना पड़ेगा। आत्मा झेपा, ये हो गया आपका गोइंग कंसर्न का ऑब्जेक्टिव। अगर आपको याद होगा कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाते वक्त बताया था, राप, एक राप था 315 का, एक था राप 315 का, और एक है फॉर डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स, याद है बड़ी? एक राप फॉर रिलेटेड पार्टीज जो कल मैं अपने डिस्कस किया, और एक राप है फॉर गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न का राप क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड असेस आरएमएम ड्यू टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सबसे पहले अगर आपको याद है, इंक्वायरी विद मैनेजमेंट करो, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर गोइंग कंसर्न असेसमेंट इज डन और नॉट। मैनेजमेंट ने अगर किया है तो मैनेजमेंट से उसकी इंक्वायरी कर लो, नहीं किया है तो मैनेजमेंट से पूछो कि आप कैसे पिछले साल पे रिलाई कर रहे हो और गोइंग कंसर्न असेसमेंट आपको सही कैसे लग रहा है। बात खत्म। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ओके, इंडिकेशन के लिए ऑडिटर ने अलर्ट
अलर्ट रहना चाहिए। सर कौन सा इंडिकेशन? 3 इंडिकेशन। कौन से 3 इंडिकेशन है बड़ी? फाइनेंशियल इंडिकेशन, ऑपरेटिंग इंडिकेशन, अदर इंडिकेशन। तो मेरा क्वेश्चन है राफ फॉर गोइंग कंसर्न, राफ फॉर गोइंग कंसर्न, राफ फॉर गोइंग कंसर्न, राफ फॉर गोइंग कंसर्न, समझ में आ रहा है बड़ी? तो राफ फॉर गोइंग कंसर्न कितना है? 2 ही है। इंक्वायरी करो, अंडरस्टैंड करो मैनेजमेंट से, ओके। एंड दूसरा पॉइंट, अलर्ट रहो इंडिकेशन के लिए। इंक्वायरी अलर्ट, इंक्वायरी अलर्ट, ये पॉइंट क्लियर है। और इंडिकेशन कौन से इंडिकेशन है? 3 इंडिकेशन, ओके। अब ये 3 इंडिकेशन का डिटेल आंसर अगर आप देखोगे तो इधर इंडिकेशन मिले हुए हैं। पहला फाइनेंशियल इंडिकेशन, ओके। दूसरा ऑपरेटिंग इंडिकेशन, तीसरा अदर इंडिकेशन। फाइनेंशियल इंडिकेशन, नेटवर्थ की लगी पड़ी है, कैश फ्लो की लगी पड़ी है, डिविडेंड नहीं दे रहे, क्रेडिटर्स का पेमेंट लगा पड़ा है, ओके। कैश बेसिस पे चला गया क्रेडिट की वजह से, लोन एग्रीमेंट चुका नहीं पा रहे हैं, R&D नहीं हो रहा है, उसके लिए पैसा नहीं है, ये फाइनेंशियल इंडिकेशन है। ऑपरेटिंग इंडिकेशन, हमें लिक्विडेट करना है, KMP मर चुका है, सप्लायर मिल नहीं रहे हैं, लेबर डिफिकल्टीज है, कॉम्पिटिटर खतरनाक हो चुके हैं, कंपटीशन खतरनाक हो चुका है। एंड अदर इंडिकेशन, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस है, ओके। लीगल केस हो चुका है हमारे पास, अनइंश्योर्ड कैटास्ट्रोफे आई है, चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशंस आया हुआ है, ये समथिंग है, ये इंडिकेशन। ऐसा भी हो सकता है इनके ऊपर खाली इंडिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सके, ऐसा आया भी है कि जनवरी या मई अटेम्प्ट में, दोनों में से किसी में तो एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई यार फाइनेंशियल इंडिकेशन बताइए। तो फाइनेंशियल इंडिकेशन का कॉन्टेक्स्ट आपको समझाया हुआ है बड़ी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि राप समझ में आया क्या? ओके ठीक है। अगर राप में ये इंडिकेशंस कुछ नहीं मिले, राप करने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया, स्टैंडर्ड ओवर, स्टैंडर्ड ओवर। रेड वाला आंसर, ये आंसर कब जाना है, ये रेड वाला आंसर कब करना है, ये समझने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो, प्लीज डू अंडरस्टैंड। अगर इधर इंडिकेशंस मिले तो आप रेड में जाओगे, अगर इंडिकेशन नहीं मिले तो स्टैंडर्ड ओवर, स्टैंडर्ड 570 ओवर, खत्म है कहानी। तो रेड में अगर इंडिकेशन मिले तो आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे, लेकिन उसके पहले ओके आपका कितना ऑब्जेक्टिव था? दो ऑब्जेक्टिव तो दो थे, रिस्पांसिबिलिटी कितनी थी? 2। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट फॉर ओके किसके लिए? गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं, एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी। मटेरियल अनसर्टेनिटी आया तो एडिशनल प्रोसीजर करने पड़ेंगे, और अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं इसकी इंक्वायरी करोगे तो उसमें क्या करने का? 3 चीजें ऑडिटर ने इवैल्यूएट करना चाहिए कि प्रोसेस क्या फॉलो किया है, एजम्पशंस कितने लिए, प्लान फॉर फ्यूचर क्या है मैनेजमेंट के, एंड याद रखना सेम पीरियड होना चाहिए, मतलब उनका पीरियड, मैनेजमेंट का पीरियड और ऑडिटर जो कंसीडर कर रहा है वो पीरियड, और मिनिमम कितने महीने का होना चाहिए? 12 मंथ्स का होना चाहिए, 1 ईयर नहीं बोलने का, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का गोइंग कंसर्न एजम्पशन होना चाहिए। आत्मा क्लियर? और भाई साहब इन कंटेक्स्ट में, इस कंटेक्स्ट में आपको जो लॉजिक लग रहा है उस कंटेक्स्ट में आपको क्या देखना है? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स कब करने होंगे मेरे को बताओ। वापस मैं बोल रहा हूं, देखो क्वेश्चन कल समझाए थे मैंने आपको क्लियरली, उसी के फ्लो में आप नोट करिए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर गोइंग कंसर्न, क्या लिखने का? ये अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के बाद मुझे रिस्क मिला या मुझे मटेरियल अनसर्टेनिटी मिली तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर ये करना चाहिए। फिर पहले मैनेजमेंट को बोलना चाहिए अगर तुमने ये परफॉर्म नहीं किया, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट परफॉर्म नहीं किया तो परफॉर्म करो। सेकंड, मैनेजमेंट को पूछो तुम्हारा फ्यूचर एक्शन क्या है, प्लान फॉर एक्शन, फॉलो प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन। ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपने टर्न अराउंड स्ट्रेटजी पढ़ी थी, टर्न अराउंड क्या, ऐसा कोई टर्न अराउंड स्ट्रेटजी है क्या? कुछ एसेट बेचने वाले हो, कुछ करने वाले हो क्या? तीसरा, ओके मैनेजमेंट से कैश फ्लो और फोरकास्ट लो, लेकिन खाली कैश फ्लो और फोरकास्ट मत लो, उसकी रिलायबिलिटी भी देखो और उसके एजम्पशन भी देखो, जो डेटा लिया है वो रिलायबल है कि नहीं और एजम्पशन बरोबर है कि नहीं। ओके, ये भी क्वेश्चन ध्यान में आ चुका है, सिर्फ इस पे आया था क्वेश्चन बड़ी। ओके ये बहुत ध्यान रखो। एडिशनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ले लो, एडिशनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जैसे आपने 560 में लिया था ना। ओके लेटेस्ट चीजें पढ़ लो, एंड WR ले लो मैनेजमेंट से कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन में ओके आप ये जो प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन ले रहे हो ये बरोबर है कि नहीं है। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट। ओके याद रखना, ये स्टार मार्क जो मैंने किया हुआ है, ये स्टार मार्क मैं जो कर रहा हूँ, ये तोड़ है, ये तोड़ है, ये तोड़ है, तोड़ है, बड़ी तोड़ है। और इसके बाद रिपोर्टिंग तो सबसे चुमू आंसर है, लेकिन चुमू आंसर के पहले ये दिमाग में रख लेना। ओके सबसे पहला गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म करो, 700 के हिसाब से रिपोर्ट दे दो। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है और डिस्क्लोज्ड है। सर ये डिस्क्लोज मटेरियल अनसर्टेनिटी है, मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब ये वाले मटेरियल अनसर्टेनिटी है, और आपने ये एडिशनल प्रोसीजर करके परफॉर्म कर लिया, प्लान ऑफ एक्शन ले लिया, प्लान ऑफ एक्शन नोट्स में डिस्क्लोज है, नोट्स में डिस्क्लोज है, नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न का लगा पड़ा है, ऐसा ऐसा है, पर मैनेजमेंट ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने वाला है, ये करने वाला है, और डिस्क्लोजर एडिक्वेट है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर होने चाहिए, डिस्क्लोजर एडिक्वेट होने चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, 700 दीजिए, लेकिन साथ में सेपरेट सेक्शन अगर आपको याद होगा पैरा 5 ऐड कीजिए, पैरा 5 ऐड कीजिए, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। आपको याद होगा टाइटल एड्रेसी, ओके अपन थोड़ी देर में करने वाले, टाइटल एड्रेसी ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, 5वां पैराग्राफ ऐड करिए। अगर ओके अगर पहला वाला आंसर है गोइंग कंसर्न एजम्पशन एप्रोप्रिएट, मटेरियल अनसर्टेन नहीं है तो 5वां पैराग्राफ कभी होता ही नहीं है। टाइटल एड्रेसी ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, ओके गोइंग कंसर्न आएगा ही नहीं, की ऑडिट मैटर डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, लिस्टेड कंपनी रही तो आएगा, नहीं तो फिर डायरेक्टली मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, इस तरह से रहता है। लेकिन अगर सेकंड सिचुएशन आई तो आपका 5वां पैराग्राफ ऐड होगा गोइंग कंसर्न एजम्पशन वाला, आत्मा गोइंग कंसर्न के मटेरियल
अनसर्टेनिटी वाला पैराग्राफ समझ में आ रहा है, बड़ी समझ में आ रहा है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ओके, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, डिस्क्लोजर नहीं है। ओके, आपको 705 के हिसाब से क्वालिफाइड और एडवर्स देना होगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट, एडवर्स देना पड़ेगा। ओके, ये याद रखने का। और इसके अंदर और एक चीज याद रखनी, अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन कर ही नहीं रहा है, असेसमेंट ही नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट को बोलने का असेसमेंट करो और उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं, तो मॉडिफाइड ओपिनियन देने का। आत्मा झेपा क्या, ये 5 सिचुएशंस आपके इसमें आ जाती है। 4 रिपोर्टिंग की सिचुएशन मैं स्क्रीन पे बता दी और एक सिचुएशन मैंने आपको, मतलब 4 स्क्रीन पे है ही ऑलरेडी, और एक मैंने आपको समझा दिया कि भाई मैनेजमेंट असेसमेंट ही नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या करने का, इस केस में मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करने का कि असेसमेंट करो, उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद अपने ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाई करने का। आत्मा छिपा थोड़ी इजी स्टैंडर्ड है पर बहुत बेहतरीन स्टैंडर्ड है। तो गोइंग कंसर्न को कॉन्टेक्चुअली देखिए, सीए फाइनल में ऐसा भर भर के कॉन्टेक्ट है, ये आप पूछ मतलब इमेजिन नहीं कर सकते सीए फाइनल के लेवल पे भी। और गोइंग कंसर्न और 700 और 570 ये बहुत आपस में लिंक है। और इसका और एक लिंक बता सकता हूँ। ओके, गोइंग कंसर्न की वजह से ऑडिट रिपोर्ट में इंपैक्ट होता है, आंसर इज यस। और ये देखो 260 में अपन ऊपर वाले से बात करेंगे, उसमें भी मैंने देखो सर्कमस्टेंसेस दैट अफेक्टिंग व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड विद टीसीएफजी, मालूम है ना, उसमें व्हाट आर सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इसके अंदर 570 भी आता है। ओके, 570 में भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो अपने को ये मैटर किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, टीसीएफजी को। बढ़िया। इसके बाद आता है अपना अगला स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड डब्ल्यूआर। डब्ल्यूआर का फुल फॉर्म होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की कहानी को क्लोज करते हैं मालिक। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की कहानी में क्या कॉन्टेक्स्ट आएगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की कहानी में अपन पहले बात करते हैं। ओके, डब्ल्यूआर और लास्ट 2 स्टैंडर्ड बचे, फिर अपन मतलब अपना एक चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर लास्ट चैप्टर बचता है 700 वाली सीरीज वाला। एंड मेरे ख्याल से वी हैव डन एंड डस्टेड मल्टीपल, मतलब 2 दिन में आपने कहानी बहुत अच्छे से खत्म कर ली है। और जो रिवीजन लेक्चर बाद में देख रहे हैं या जो अभी बच्चे लोग रिवीजन, अपने पढ़ लोग रिवीजन देख रहे होंगे, जब भी देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से कंफर्ट जोन, कॉन्फिडेंस सब आ गया होगा। तो अगर कंफर्ट जोन आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए कि भाई साहब तोड़ तोड़ पढ़ाता है भाई। ओके, देखो अल्टीमेटली मेरे को आपके सपोर्ट के बिना काम नहीं होने वाला है, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सच्ची में कंटेंट मज़ा आ रहा है और सही में मतलब भाई कोशिश, और नहीं आ रहा है तो आप बताइए कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका सोल्यूशन देने को रेडी हूँ भाई। तोड़ बैठा ही इसी के लिए भाई साहब, तोड़ तोड़ का कॉन्टेक्स्ट ही यही है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, प्लीज़ डू अंडरस्टैंड। आई होप समझ में आ रहा है बड़ी। तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए भाई यार ऑडिट का बहुत बेहतरीन बंदा है जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा है, रिवाइज भी करा दे रहा है। ओके, कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो गया, क्वेश्चन बैंक भी हो गया भाई। अभी और क्या, आप बताओ और क्या। अभी 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 ये मत बोलना कि भाई एग्जाम में जाके आप बैठ के आ जाओ सर, अभी ये पॉसिबिलिटी होती तो माँ कसम कहानी क्या हो जाती। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई रिकॉलिंग पावर भी बहुत तोड़ करा दूंगा बड़ी। ओके, तो आई होप भाई साहब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मालिक, आप लोगों का सपोर्ट। देखो आज के डेट में बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन वर्ल्ड एंड अदर थिंग्स, ओके इट मतलब मार्केटिंग एंड अदर थिंग, ठीक है मार्केटिंग का एजेंडा जो भी रहेगा जो रहेगा, बट मेरा एजेंडा सिर्फ यही कि स्टूडेंट जो बताता है दूसरों को वो बहुत बेहतरीन होता है यार, उसके बिना कॉन्टेक्स्ट नहीं हो सकता, उसके बिना वो कॉन्टेक्स्ट बनता ही नहीं है मालिक। तो लेट्स तोड़ क्लोज इट आउट, लेट्स क्लोज इट आउट बड़ी। चालू करते हैं। WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, पहला कॉन्टेक्ट बेसिक है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ओके, अच्छा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज एन आउटकम ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी करते हैं उसका आउटकम आता है WR, ये कॉन्टेक्ट आपको ध्यान में रखना है। ओके, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन याद रखना, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अकेले में नहीं है, ये कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस है। कोरोबोरेटिव कल मैंने आपको एक 500 की सीरीज में बताया था कि 500 में अपने पास मेन एजेंडा क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल कंपेयर करना होता है और कॉन्फिडेंस लेना होता है। जब भी एक्सटर्नल नहीं मिलता है तो इंटरनली बहुत सारे लेते हैं और एक दूसरे से कंपेयर करके कॉन्फिडेंस लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं कोरोबोरेटिव। तो उसी तरह WR इज नथिंग बट ए कोरोबोरेटिव, हमको लिख के दे दीजिए। एंड थर्ड पॉइंट, ओके, रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विल नॉट सब्स्टिट्यूट नेचर टाइमिंग नेचर एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, यानी आप जो ऑडिट एविडेंस, ये प्रोसीजर नहीं है, ऑडिट एविडेंस है, ऑडिट एविडेंस कर देना इसको। ओके, आप WR कितना भी रिलायबल दे रहे हो, WR कितना भी रिलायबल दे रहे हो, WR देने वाला बंदा एकदम तोड़ है, WR देने वाला बंदा इंटीग्रिटी वाला बंदा है, सिद्धांतों वाला बंदा है, कंट्रोल एनवायरमेंट याद है, कंपोनेंट वाला कंट्रोल एनवायरमेंट बहुत तोड़ है, सब कुछ सही है, 5 कंपोनेंट भी तोड़ है, फिर भी इसीलिए अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्लास में, अगर आपको याद है, कंट्रोल एनवायरमेंट एकदम सही है, सेटिस्फैक्टरी है, तो इट इज एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड। नो, कंट्रोल एनवायरमेंट कितना भी अच्छा रहा तो इसका मतलब फ्रॉड नहीं होगा ऐसा नहीं है, फ्रॉड के चांसेस कम है। उसी तरह WR अगर कितना भी रिलायबल हुआ इसका मतलब मेरा ऑडिट एविडेंस कम कर देने का ऐसा नहीं है, ऑडिट एविडेंस आपको वही लेने पड़ेंगे। तो आपका नेचर एक्सटेंट एंड ऑडिट, नेचर एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, ये क्या हो रहा है, नेचर एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, इसमें चेंजेस नहीं आने वाले। तो याद रखिए, अगर तो पहला बेसिक पॉइंट है,
तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जामिनेशन में आंसर जिसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल ऐसा आ सकता है कि भाई यार एक ऑडिटर है, ऑडिटर को इन्वेंट्री चेकिंग करने जाना था, लेकिन इन्वेंट्री चेकिंग करने के लिए बहुत दूर जाना था, तो मैनेजमेंट ने बोला आपको लिख के दे देते कि इन्वेंट्री बरोबर है, और ऑडिटर ने वो मैनेजमेंट ने जो लिख के दिया, ऑडिटर ने उस पर रिलाई किया एंड वो इन्वेंट्री चेकिंग नहीं किया। क्या ऑडिटर सही था या गलत था? गलत था। पर स्टैंडर्ड कौन सा होगा? ओके 501 आप सोच रहे होंगे, लेकिन 501 नहीं है, 580 है। WR इज नॉट अ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपको फिजिकल काउंटिंग के लिए जाना ही पड़ता था 501 के हिसाब से। 580 इज नॉट अ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इट इज अ कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली WR कितना भी रिलायबल दिया, किसी भी बंदे ने दिया, बहुत तोड़ रिलायबल इंटीग्रिटी सिद्धांत वाले बंदे ने भी दिया होगा, तो भी आपका नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस चेंज नहीं होना चाहिए। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस चेंज नहीं होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है कि बड़ी? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस नहीं होना चाहिए। तो सर पहला पॉइंट बेसिक ये क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको, क्वेश्चन याद रखना चाहिए आपने। सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ WR? ओके WR के ऑब्जेक्टिव तीन ऑब्जेक्टिव है। पहला पॉइंट मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी के लिए हम WR लेंगे। दूसरा WR दूसरे ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए लेंगे, और अगर हमें WR नहीं मिला या रिलायबल WR नहीं मिला तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके तो तीन ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले लेते हैं WR। ये अभी ये वाला नहीं करेंगे, डेट फॉर्म ये बाद में करेंगे। अभी यहाँ पर तीसरे वाला आता है जिसमें मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी का WR लेना है। तो मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी का WR लेना है। क्या लेना है? रिस्पांसिबिलिटी कौन सी मैनेजमेंट की? पहली रिस्पांसिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर तुमने किया, लेकिन खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने प्रिपेयर किया ये कॉन्टेक्स्ट में मत लीजिए। मैनेजमेंट ने और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देनी चाहिए, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन दी है, दो चीज है आपको समझना जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने प्रिपेयर किया, इट्स ओके, उसके साथ में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर ली है। जो भी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की है वो सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, और आपने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कंप्लीट और एक्यूरेट। ये मुझे लिख के दीजिए, ये मुझे लिख के दीजिए। दिस इज WR फॉर मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी। दिस इज WR फॉर विच रिस्पांसिबिलिटी? मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? दिस इज WR फॉर मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी। क्या इधर तक समझ में आया? क्या बड़ी ये WR मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी है, ये मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी है। ओके आत्मा झेपा क्या? हाँ या ना? हाँ या ना बड़ी? हाँ या ना? समझा क्या? मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी है। ये यार इसमें आगे पीछे हो जाता टाइमलाइन। ओके तो सबसे पहले मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी का WR, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगा, मैनेजमेंट WR लेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके एक चीज, दो तीन चीजें आपको इसमें समझाई गई है। ओके जब ये WR देंगे तो क्वालिफाइंग लैंग्वेज दे सकते हैं। क्या क्वालिफाइंग लैंग्वेज एक्सेप्ट की जा सकती है? आंसर इज यस। पर ये क्वालिफाइंग लैंग्वेज क्या है? ये क्वालिफाइंग लैंग्वेज याद रखना, अगर मैं 700 के ओपिनियन में बात कर रहा हूं तो ओपिनियन में क्वालिफाइंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए ऑडिटर के, लेकिन WR देते वक्त क्वालिफाइंग लैंग्वेज अगर मैनेजमेंट यूज करता है तो चलेगा। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज में जितना अच्छा है, ये सब कुछ सही दिया है मैंने आपको, मैंने सब प्रिपरेशन करते वक्त सब कर लिया है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैनेजमेंट ऐसे लिख के देगा। क्या ये WR चलेगा? आंसर इज यस। मैं वापस बोल रहा हूं, ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट ओपिनियन में क्वालिफाइंग वर्ड नहीं होने चाहिए अगर आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो। अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो सब्जेक्ट टू वगैरह ये यूज नहीं करना है, अपन पढ़ेंगे वो 700 में। लेकिन ऑडिट WR में क्वालिफाइंग लैंग्वेज दे सकता है मैनेजमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन एक्सेप्ट इट आउट। दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये लिख के दे दो। ओके वो रिलेवेंट टू FS है, एक्सेस आपने मुझे एक्सेस दिए थे वो सब कुछ सबको दिया है, ये पहला पॉइंट। आपने जो भी रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और मुझे जो जो एक्सेस चाहिए वो आपने मुझे दिए थे, एंड जो भी ट्रांजेक्शंस आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाले और रिकॉर्ड में डाले वो सब कुछ सारे ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी आपने कोई भी ट्रांजेक्शन छुपाया नहीं है। तो ये याद रखना। तो WR का कॉन्टेक्स्ट मेरे ख्याल से ये समझ में आया। तो मैनेजमेंट और ये कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना। और एक चीज मैंने इधर ऊपर लिखी हुई है, शायद आपको याद हो, ओके जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वाई क्वालिफाइंग लैंग्वेज यूज किया जाने की बात कर रहा हूं मैं। रीजन सिंपल है, देखो ऐसा हो सकता है क्वालिफाइंग लैंग्वेज में, क्योंकि WR बनाते वक्त मैनेजमेंट कोई एक्सपर्ट का यूज कर सकता है। मैनेजमेंट कैन टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, लाइक एक्चुअरी हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, ओके लॉयर हो सकता है। इसीलिए वो क्वालिफाइंग लैंग्वेज बहुत बार यूज करता है कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितना मुझे समझ में आया है उतना उस हिसाब से मैंने किया है, इसलिए क्वालिफाइंग लैंग्वेज चलेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ WR क्या है? टू ऑब्टेन WR फॉर मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी। तो उसके लिए क्या लेने का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने जो बरोबर बनाया वो बरोबर, तुमने सारे बरोबर बनाए हैं, ओके ये वाला सिनेरियो है, ये मुझे लिख के दो। और सेकंड, तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेवेंट में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे दी है, उसका एक्सेस मुझे दिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे ट्रांजेक्शन जो जो कंपनी में हुए, एंटिटी में हुए, वो सारे के सारे तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए हैं, ये मुझे लिख के दो। आत्मा क्लियर है?
अब यहाँ पर कोई डिबेट करेगा सर ऑलरेडी 210 में अपन ने ये लिख लिया था कि मैनेजमेंट तू जिम्मेदार है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, मैं नहीं जिम्मेदार है, इंटरनल कंट्रोल डालने के लिए तू जिम्मेदार है, ये सब अपन ने ओके ऐसे 210 में लिख लिया था टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में, याद है बड़ी। तो वापस हम WR में क्यों लेते हैं? तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, देखिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, WR नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके ये जो कब जरूरी है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी कब है, कंपलसरी कब है, 4 सिचुएशन में। पहला, जिसने साइन किया था वो जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन किया था वो चेंज हो गया, तो बंदा चेंज हो गया तो वापस साइन करवा लो। सेकंड, न्यू टर्म्स के लिए कोई नए एग्रीमेंट कुछ कॉन्टेक्ट आ गए, नो न्यू टर्म्स मतलब नंबर ऑफ न्यू टर्म्स कुछ आए, याद है आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई ये ट्रांजैक्शन कुछ अपडेट हुए, नए ब्रांचेस वगैरह आए, कुछ ऐसा हुआ है, ओके यानी रिकरिंग ऑडिट में, याद है बड़ी। तो रिकरिंग ऑडिट है, ओके अभी इमेजिन करो रिकरिंग ऑडिट है और अगले साल का ऑडिट वापस एंगेजमेंट मैं चालू कर रहा हूं, तो मुझे वापस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भेजने की जरूरत नहीं है अगर वो 8 सिचुएशन है। लेकिन व्हाट इफ वो 8 सिचुएशन नहीं है तो वापस एंगेजमेंट लेटर भेजूंगा ही नहीं मैं, तो उस केस में WR से साइन करवा लीजिए। ओके समझ में कुछ आ रहा है? तो सेकंड पॉइंट, नो न्यू टर्म्स, नया टर्म्स कुछ है नहीं, तो आप वापस रिकरिंग ऑडिट है तो नया एंगेजमेंट लेटर भेज नहीं रहे हो, तो नया एंगेजमेंट लेटर भेज नहीं रहे हो तो नया WR ले लो। तीसरा सिनेरियो, मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारे और उनके बीच में हो गई तो ले लो, एंड चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, वो चेंज इन सर्कमस्टेंसेस क्या 8 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, उस केस में WR ले लो। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन क्या है, WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी लेना कंपलसरी है, स्टैंडर्ड 580 बोलता लेना है, लेकिन अगर ऑलरेडी यार अपन 210 में ले रहे तो 580 बोलता है देखो वो 210 में ले रहे हो ले लीजिए, लेकिन ये 4 सिचुएशन रही तो आपको कंपलसरी लेना चाहिए, ओके 580 के अंदर भी। ओके क्या ये चीज क्लियर है? ये हो गया आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव WR अबाउट मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी। अब दूसरा पॉइंट, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, WR टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। अदर ऑडिट एविडेंस मतलब अदर असर्शन। सर अदर असर्शन का एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी AFRF के हिसाब से है, ओके हमने जो भी आइटम्स है वो रिलेवेंट रिकॉग्नाइज किए, मेजर किए, प्रेजेंट किए, डिस्क्लोज किए। मैं वापस बोल रहा हूँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड असर्शन है। एसेट लायबिलिटी वैल्यूएशन बरोबर है, लायबिलिटी कंटीजेंट लायबिलिटीज हमने डिस्क्लोज कर लिए, एसेट से टाइटल कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ही है, लॉ रेगुलेशन हमने कंप्लाई किया है। मेक श्योर ये WR मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी का नहीं है। अगर किसी को भी लग रहा है सर ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तू, सारे ट्रांजैक्शन डालेगा तू, वो इधर लिख के लिया, उसके अलावा ये लिया, इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर दिस रिस्पांसिबिलिटी। ये मुझे लिख के चाहिए ही कि तूने मुझे सारी इंफॉर्मेशन मेरे को दे दी है, सारे एक्सेस दे दिए, सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट किए हुए, ये मुझे लिख के चाहिए, ये अलग है, ये अलग है। इसके अलावा जो जो स्टैंडर्ड WR लेने बोल रहे वो तो है ही ना। अच्छा एग्जांपल, अभी 570 ऊपर अपने आप पढ़ा, 570 में भी तो WR आपने लिया कि नहीं लिया? ओके मेरे को बताओ, आप एडिशनल प्रोसीजर जो किया उसके अंदर भी WR लिया ना, पर ये WR में क्या लिखा था? ये WR में 580 के हिसाब से नहीं लिखा है, WR में लिखा था कि आप जो प्लान ऑफ एक्शन करने वाले हो ये प्लान ऑफ एक्शन बरोबर लिया है और डिस्क्लोजर बरोबर कि नहीं, ये लिख के दो। ये WR 570 के हिसाब से, इधर ये WR बोल रहे हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो दे दिया WR, इसके अलावा आपको ये भी चाहिए लिख के तो ले सकते हो आप कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी बरोबर है AFRF के हिसाब से है, आपने जो भी अमाउंट है रिकॉग्नाइज किया है, रिलेवेंट जो अमाउंट है वो रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रिकॉग्नाइज है, मेजर्ड है, प्रेजेंट है, डिस्क्लोज बरोबर है, एसेट लायबिलिटी का वैल्यूएशन बरोबर है, लायबिलिटी बरोबर है, समझ में आया? उसके अलावा डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल थी, मैनेजमेंट अवेयर है, वो सारी की सारी मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट और TCFG ने बता दिया ऑडिटर को। उसके अलावा स्पेसिफिक असर्शन के लिए आप WR ले सकते हो, ये काट देना उसके पहले वाला पॉइंट, स्पेसिफिक असर्शन, पास्ट ऑफ एंटिटी, उसका इंटेंशन समझ में आएगा, इंटेंशन के लिए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन क्यों लिया एंटिटी ने, एबिलिटी टू परस्यू कोर्स ऑफ एक्शन, और कुछ अदर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही उसकी वजह से ये लिया स्पेसिफिक असर्शन। अब कुछ कुछ स्पेसिफिक असर्शन में ना खाली WR ही ऑडिट एविडेंस है, जैसे एग्जांपल ओके इन्वेस्टमेंट है कंपनी का, एंटिटी का इन्वेस्टमेंट है, अब ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? ओके मेरे को बताओ ये तुम लॉन्ग टर्म रखने वाले हो शॉर्ट टर्म रखने वाले हो? जनवरी में तुमने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया, अब तुम ये 4 महीने में बेचने वाले हो या 2 साल में बेचने वाले हो, ये कैसे समझेगा? ये WR से समझेगा। WR लिख के दो मेरे को, लिख के दो ये WR, बाकी और कुछ नहीं है भाई साहब, यही रहेगा WR। तो उस केस में किसी किसी चीज में ना WR इज ओनली ऑडिट एविडेंस, तो वो बोलते हैं ऐसे कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया। लेकिन एक चीज याद रखने का, ये WR दोनों अलग अलग है, और दूसरे स्टैंडर्ड के WR इसमें मिक्स मत करो। दूसरे स्टैंडर्ड की WR उसके स्टैंडर्ड में क्या लिखी चाहिए ये है। जैसे आज मैं आपको अभी ये बताया, ये बताया, इसके पहले 450 का एक WR बताया, ये WR है, उसके अंदर ये लिखित लो कि भाई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो है वो आपके लिए मटेरियल नहीं है। 450 का मालूम है लास्ट WR, बढ़िया तोड़ मालिक भाई साहब, कॉम्प्लिकेटेड है भाई। ओके ये हुआ थर्ड वाला पॉइंट, आत्मा छिपा, थर्ड और फोर्थ क्लियर है। ओके एंड अब आ रहे हैं ओके मोस्ट इंपोर्टेंट, WR का डेट पीरियड क्या होना चाहिए। तो WR का जो भी डेट होना चाहिए वो याद रखना है, ऑडिट रिपोर्ट के पहले वाला होना चाहिए। तो कैन बी एनी डेट बट बिफोर ऑडिट रिपोर्ट। ओके इट विल बी फॉर द पीरियड कवर्ड बाय द ऑडिट, जितना आपने ऑडिट किया उतना WR उससे पीरियड के लिए लेना चाहिए। और WR कैसा लेना चाहिए? रिटन फॉर्म, ओरल नहीं हो सकता। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है WR जब आप ले रहे होंगे तो यू आर टेकिंग फ्रॉम ए पर्सन उस टाइम पे उस पोजीशन पे नहीं था। एग्जांपल मैं मैनेजमेंट को बोल रहा हूँ ईयर एंड में 31 मार्च 26 को बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट मुझे 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 का ये लिख के दीजिए कि आपने सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करी है। वो मुझे आके बोल रहा है सर
मैं तो ज्वाइन 1 जनवरी 26 को किया, मैं आपको 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 का कैसे लिख के दे सकता हूँ? मैं तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का लिख के दे सकता हूँ। ऐसे पोजीशन हो सकती है कि मैनेजमेंट में नॉट बी प्रेजेंट दैट टाइम। तो इन दैट केस ओके, इसको समझाओ कि WR मुझे तू एज ए पर्सन से नहीं चाहिए, मुझे पोजीशन से चाहिए। ओके देखो, तुम एज ए मिस्टर ए तुम अभी ज्वाइन किए ना, लेकिन CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये पोजीशन अभी आई है या पहले 1 साल से थी? 1 साल से। तो हम चाहते हैं ये इस केस में वो उसको कन्विंस करिए, ये करिए, उसके बाद भी वो नहीं दे रहा, इसका मतलब फ्रॉड होने की संभावना है। और इस केस को मैं आपको एक एग्जांपल से लिंक कर रहा हूं, जो अभी आपको मैंने अभी समझाया कि क्वालिफाइंग लैंग्वेज दे सकता है वो बोल सकता है कि मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज में मेरे हिसाब से ही है, तो क्वालिफाइंग लैंग्वेज का हो सकता है, तो ले लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेट एंड पीरियड का कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। एंड लास्ट पॉइंट, अगर WR नहीं दे रहा है, WR नहीं दे रहा है, ओके, WR नहीं दे रहा है और WR दे रहा है पर रिलायबल नहीं है, यानी बंदा इंटीग्रिटी वाला नहीं है, तो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? 3 स्टेप। डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड TCFG, रीइवैल्यूएट द इंटीग्रिटी, जो बंदा है उसकी इंटीग्रिटी रीइवैल्यूएट करो और उसके हिसाब से इफेक्ट देखो, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। वो इफेक्ट क्या होना चाहिए? इफेक्ट आप देखो 705 पे क्या इफेक्ट आएगा। 705 मतलब मॉडिफिकेशन ऑन ओपिनियन। ओके, तो इफ WR इज नॉट प्रोवाइडेड, WR इज नॉट रिलायबल, ओके, आई होप झेपा बड़ी है। ओके, तो याद रखिएगा। ओके, रिलेटेड टू खाली ये पॉइंट आपको करना होगा। लेकिन अगर आपको ये WR रिलेटेड टू मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं मिल रहा है, तो स्टैंडर्ड बोलता है 705 में से सीधा डिस्क्लेमर देने का। 705 में सीधा डिस्क्लेमर देने का, MCQ के लिए नोट रखना, MCQ के लिए नोट करना बड़ी। ओके, अगर WR नहीं मिल रहा है या WR मिल रहा है पर रिलायबल नहीं है, अबाउट किसके लिए? अबाउट किसके लिए? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, इसके लिए WR बराबर नहीं मिल रहा है, तो ये आंसर आपको करना चाहिए 705, और 705 के हिसाब से ध्यान रखना। आत्मा झेपा। ओके, और एक लास्ट पॉइंट है, इफ लॉ, ये आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में ऑलरेडी पढ़ा है, इफ लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी पब्लिक, इन सच केस WR इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी वो ऑल टुगेदर अपने एनुअल रिपोर्ट में लिख रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट में 134 लिख रहे हैं, 134 बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर लिख रहे हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी यही है, ये हमने बनाया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऑडिटर को दी है, हमने सब कुछ किया हुआ है, तो फिर उसे WR क्यों ले रहे हो इस चीज का? ये ऑलरेडी वो लिख के दे रहा है, पब्लिकली लिख के दे रहा है ना, तो फिर मैं WR क्यों ले रहा हूँ? ओके, जो ऑलरेडी पब्लिक को लिख के दे रहा है ना आत्मा, तो ये पॉइंट अवॉइड कर सकते हो आप। ओके, ये 210 में जो समझाया वैसा ही है। ओके, अब एक छोटा सा मेरे को आंसर समझाना है आपको। ओके, वो कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट के लिए WR नहीं मिला, ओके, या मिला रिलायबल नहीं है, तो ये आपको 3 स्टेप करने हैं, और 3 स्टेप का लास्ट आंसर होगा 705 के हिसाब से फिट देना है। और अगर WR नहीं मिला, अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर को जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कंप्लीट नहीं है, उसके बारे में WR नहीं दे रहा है, वो लिख के नहीं दे रहा है, इस केस में डिस्क्लेमर देगा। ये समझ में आया? इन दिस केस अगर मैं कुछ दूसरे स्टैंडर्ड में जाता हूँ, ओके, एग्जांपल, ओके, 570 या 450, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा 450 में, मैं बोला WR लिख के दो कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ओके, आपके हिसाब से मटेरियल नहीं है, ये WR लिख के दो। मैनेजमेंट बोलता है या TCFG बोलता है लिख के नहीं देंगे, तो देखो लिख के नहीं दोगे, 450 का WR लिख के नहीं दोगे, 570 का WR, 550 का WR लिख के नहीं दिया, तो उसमें 580 का लास्ट आंसर आता है, 580 का लास्ट आंसर आता है। समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ओके, देखो WR खाली 580 में लेना ऐसा नहीं है, 580 में WR का कैसे क्या करना है, और कुछ चीजों का WR लेना है, और WR नहीं मिला तो क्या करना है। तो WR नहीं मिला तो क्या करना है, ये WR कैन बी फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड। तो अगर कोई भी स्टैंडर्ड में अगर WR नहीं लिख के दिया मैनेजमेंट ने, तो उस टाइम पे तुम एज ए ऑडिटर क्या करोगे? तो स्टैंडर्ड कौन सा रेफर करोगे? 580 का लास्ट आंसर। भले ही WR 570 में मांगा है, भले ही WR 450 में मांगा है, भले ही WR 550 में मांगा है, आपने WR किसी और स्टैंडर्ड में मांगा होगा, लेकिन अगर WR नहीं दिया तो उसका आंसर 580 का लास्ट ही है। लेकिन 580 आपके ऊपर और एडिशनल जिम्मेदारी डालता है, ये 2 WR एक्स्ट्रा लेने की, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इसका WR तो कंपलसरी है, ये तो लेना ही लेना है, इसके साथ में ये भी आप WR ले सकते हो। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड बोल रहे हो वो WR तो लेना ही लेना है, स्टैंडर्ड 570 450 जो बोला ना वो तो लेने ही लेने हैं। उसके अलावा ये कंपलसरी 580 के हिसाब से लेना है, ये आप देखो, लेना है तो आपकी चॉइस है। और ये अगर नहीं मिलता है WR किधर भी, 580 का WR नहीं मिलता है या उधर का भी नहीं मिलता है, तो आपको ये करना है। लेकिन 580 में अगर ये वाला WR नहीं मिलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, जिम्मेदारी वाला, तो आपको डिस्क्लेमर देना है। ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है। भारत माता की जय, समझा बड़ी। एंड दिस ब्रिंग टू लास्ट वन, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। तो सबसे पहला पॉइंट, ओके, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल को आंसर ए से क्लोज करते हैं। ओके, डी ये 265 है, ऐसे 265 है डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, 260 प्रिंट 205 प्रिंट हुआ है, वो 265 है। और DIC बोलते हैं अपन इसको, शॉर्ट फॉर्म DIC। तो DIC को याद रखने का, DIC सर, DIC मतलब क्या? DIC मतलब 2 चीज, या तो कंट्रोल है ही नहीं, या कंट्रोल है बट काम नहीं कर रहा है, देयर आर 2 थिंग्स। तो DIC का डेफिनेशन में आप देखोगे तो 2 चीजें हैं, या तो DIC है ही नहीं, मतलब कंट्रोल ही नहीं है, या कंट्रोल है मतलब कंट्रोल का डिजाइन ही सही नहीं है, या तो कंट्रोल है पर उसका ओके वो काम नहीं कर रहा है बराबर, दैट इज कॉल्ड DIC का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर DIC ओके, DIC रहा तो हम खाली मैनेजमेंट को बताएंगे, और
एसडीआईसी रहा तो हम टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे, ये आपका आंसर रहता। ओके, एसडीआईसी का फुल फॉर्म होता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। आप जो भी बताओगे ओके, आप रिपोर्ट से आप अपडेट करोगे और रिपोर्ट के अंदर आपको मेंशन करना होगा ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ डीआईसी, डिस्क्रिप्शन ऑफ डीआईसी ओके, यानी डीआईसी का डिस्क्रिप्शन क्या है और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जिससे उनको समझ में आ जाए ओके कि भाई यार ये डीआईसी एसडीआईसी क्या है। और साथ में ये भी लिखना पड़ेगा आपको नोट में ओके, उनकी रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट को लेटर ऑफ वीकनेस भी बोलते हैं ओके, या डेफिशिएंसी इंटर कंट्रोल की रिपोर्ट भी बोलते हैं। उनको ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई मैं एज ए ऑडिटर हूं, मैं इंटरनल कंट्रोल के बारे में समझाने के लिए नहीं बैठा हूं इधर, लेकिन ये मेरे ड्यूरिंग द ऑडिट मेरे को जो इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी लगी वो मैंने इधर डाल दी है। इसके अलावा भी और कोई डेफिशिएंसी हो सकती है जो मैंने देखी नहीं है, क्योंकि मैं 100% टीओसी करता भी नहीं वैसे। आई होप आपको याद होगा ओके। तो ये रिपोर्ट का पॉइंट है, इस रिपोर्ट चार्ट में रिपोर्ट नहीं लिखा है, तो दो चीज और ऐड करनी है अपने को। एक है डीआईसी का डेफिनेशन, डीआईसी मतलब दो चीजें, डीआईसी मतलब ओके या तो कंट्रोल डिजाइन ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल ही मिसिंग है, या कंट्रोल है ओके लेकिन काम नहीं बराबर कर रहा है। समझ में आया ओके। एंड दूसरा क्या इसकी रिपोर्ट जाती है, यस रिपोर्ट में दो कंटेंट है, दो के बाद ये 3 पॉइंट जो अपन ने समझा है वो डिस्कशन है, मतलब सफिशिएंट डिटेल लाने के बाद कि भाई यार मेरा काम ये है कि ऑडिट रिपोर्ट देना है, ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इंटरनल कंट्रोल पे नहीं है। तो मेरे को जो इंटरनल कंट्रोल चेक करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते वक्त इंटरनल कंट्रोल जो चेक किए है उस पर मेरे को कुछ डेफिशिएंसी मिली है, मैंने वो बता दी है, और इसके अलावा भी और कोई डेफिशिएंसी हो सकती है। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यही है कि डीआईसी रहा तो मैनेजमेंट को बताएंगे, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी रहा तो टीसीडब्ल्यू को बताएंगे। तो क्वेश्चन ये है कब मुझे समझेगा कि डीआईसी एसडीआईसी है, मतलब कोई अगर मुझे कंट्रोल में कमी मिली है तो कमी को मैं डीआईसी ट्रीट करूं या एसडीआईसी। तो उसके लिए दो क्वेश्चन है। सबसे पहले कुछ मैटर्स या फैक्टर्स जिससे आपको समझेगा कि मैटर्स अगर रहे फैक्टर्स रहे तो ये डीआईसी एसडीआईसी है, और दूसरे इंडिकेटर्स कि ये डीआईसी एसडीआईसी है। अब जब मैं इंडिकेटर्स बोल रहा हूं तो आपको ये समझना है इंडिकेटर्स इज बेसिकली अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है तो इसका मतलब यहां पर एसडीआईसी रहने की संभावना है, जरूरी नहीं एसडीआईसी है, जरूरी नहीं है। यानी अगर मैं ये आपको 7 पॉइंट समझा रहा हूं तो 7 पॉइंट है, इसका मतलब इधर अगर कोई आपको डीआईसी मिल गया, अगर कुछ काम करते हुए ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर अगर ये इंडिकेटर मिल गए इसका मतलब अगर इधर आपको डीआईसी मिलता है तो डीआईसी एसडीआईसी रहने की संभावना ज्यादा है ओके। ये इंडिकेटर एसडीआईसी नहीं है, ये इंडिकेटर एसडीआईसी नहीं है, ये इंडिकेटर ऐसा है कि अगर ऐसा कुछ मिल रहा है इसका मतलब इधर अगर डीआईसी तुम बोल रहे हो तो डीआईसी को क्या ट्रीट करने की जरूरत पड़ सकती है, एसडीआईसी। समझ में आया। और एसडीआईसी अगर आपको डीआईसी मिला तो उसको डीआईसी को एसडीआईसी ट्रीट करे कि नहीं करे उसके कुछ फैक्टर्स होंगे। तो अगर आपको एक डीआईसी मिला, अब डीआईसी को एसडीआईसी बोलूं या नहीं बोलूं ओके, तो इसके ये फैक्टर्स देखो, अगर ये फैक्टर्स है तो ये एसडीआईसी होगा, अगर फैक्टर्स नहीं है तो एसडीआईसी नहीं होगा। दो क्वेश्चन को मिक्स मत करो, एक है इंडिकेटर्स और एक है फैक्टर्स। तो पहले इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला ओके इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये तो आपने कल भी देखा था, अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट इफेक्टिव नहीं है इसका मतलब यहां पर अगर आपको कुछ भी मिला तो ये एसडीआईसी रहने की संभावना है, जिसका एग्जांपल दिया कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंटरेस्टेड है वो ट्रांजैक्शन में और मैनेजमेंट खुद अप्रूव कर रहा है। सेकंड फ्रॉड के सिनेरियो है, मैनेजमेंट कम्युनिकेट कर रहा है डीआईसी, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर रहा है डीआईसी लेकिन उन्होंने रेमेडियल एक्शन नहीं लिया, रेमेडियल एक्टिव नहीं है, एक्शन है, रेमेडियल एक्शन नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, रेमेडियल एक्शन नहीं लिया, समझा बड़ी, रेमेडियल एक्शन नहीं लिया हुआ है ओके। तो पहला पॉइंट क्या सही नहीं है, कंट्रोल एनवायरनमेंट सही नहीं है। दूसरा रिस्क असेसमेंट नहीं कर रही है मैनेजमेंट। तीसरा रिस्क असेसमेंट कर रही है लेकिन इफेक्टिव नहीं है ओके। चौथा रिस्क असेसमेंट कर रही है इफेक्टिव है पर रिस्पांस नहीं है, सही है ओके। तो 4 पॉइंट तो तोड़ दीजिए ओके। रिस्क असेसमेंट और रिस्क रिस्पांस का एग्जांपल दरवाजा खिड़की वो लोग देख रहे हैं ओके लेकिन वो कर ही नहीं पा रहे, वो वाला कॉन्टेक्स्ट आ गया। इसके अलावा ओके मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई तो एम्प्लॉय बना रहा है, मैनेजमेंट चेक ही नहीं कर रहा है। ऑडिटर ने डीआईसी ढूंढ लिया लेकिन मैनेजमेंट क्यों नहीं ढूंढ पाया। एंड प्रायर पीरियड के जो करंट ईयर में इफेक्ट कर रहे हैं, प्रायर पीरियड के आइटम है जो करंट ईयर में इफेक्ट कर रहे हैं ओके, वो डीआईसी एसडीआईसी ट्रीट करने हैं आपको। तो मैं वापस बोल रहा हूँ ये सब इंडिकेटर्स है। तो एनीवे क्वेश्चन में क्वेश्चन क्लियर होगा, इंडिकेटर्स या मैटर्स मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो अगर अच्छा मैं कंपोनेंट्स चेक करने गया और मुझे मालूम पड़ा कंट्रोल एनवायरनमेंट सही नहीं है, अरे माँ कसम, इसका मतलब अगर इधर डीआईसी मिला है एसडीआईसी होने की संभावना बढ़ जाएगी। समझ में आया, इधर एसडीआईसी मिलने की संभावना ज्यादा है तो इधर काम अच्छे से करना पड़ेगा कंट्रोल में। ये समझता है इंडिकेटर, ये समझाता है, एकदम सिंपल है ओके। मेरे को बताओ बादल आए, बादल इज एन इंडिकेटर की बरसात होने वाली है, क्या कंफर्म बरसात हुई है? नहीं, पर वो अगर आप बादल आए तो छतरी या ये रेनकोट वगैरह लेके जाओगे ना मालिक, दैट्स इट, सेम लॉजिक है। अगर इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर है इसका मतलब ऑडिटर थोड़ा काम ज्यादा करेगा, अच्छे से करेगा। अब ये फैक्टर है, यानी एग्जांपल ओके इसमें डीआईसी मिल गया ऑडिटर को, अब डीआईसी मिलने के बाद ऑडिटर पता कर रहा है कि डीआईसी को मैं डीआईसी ट्रीट करूं या एसडीआईसी ट्रीट करूं। तो सबसे पहला पॉइंट ओके प्रोबेबिलिटी क्या है डीआईसी होने की, अगर लाइक्लीहुड ज्यादा है तो एसडीआईसी ट्रीट करो, लाइक्लीहुड कम है तो डीआईसी कम करो। ससेप्टिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर ओके, फ्रॉड एंड एरर होने की चांसेस। सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिलेटेड है तो एसडीआईसी ही होता है हमेशा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपोज टू डीआईसी, यानी ये जो डीआईसी हो रहा है वो किसको इफेक्ट कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 4 चीजें एकदम रटने के लिए आसान है। सबसे पहला पॉइंट ओके लाइक्लीहुड कितना है ओके, दूसरा सिनेरियो ससेप्टिबिलिटी कितनी है, लाइक्लीहुड ससेप्टिबिलिटी। तीसरा सिनेरियो क्या या एस्टिमेट
लिमिट्स वाले आइटम है। एंड चौथा, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सपोज कर रहा है, क्या पहले 4 पॉइंट। पांचवा, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी कैसी है, ओके यानी एबीसीडी में क्या है, डीआईसी हो सकता है क्या, यानी अगला पॉइंट वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू एबीसीडी। एबीसीडी मतलब अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ डिस्क्लोजर, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर। अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर, पीएनएल बैलेंस शीट एंड डिस्क्लोजर में। एंड इट इज रिलेटेड टू एफआर प्रोसेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए है क्या, रिलेटेड पार्टी, मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बराबर नहीं है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, समथिंग लाइक दैट। ये आपको रटना है बस, दैट्स इट। 265 वाला कॉन्टेक्स्ट है। तो 265 में टेक्निकली 4 कॉन्सेप्ट है। ओके, पहला कॉन्सेप्ट है डीआईसी को डिफाइन करिए। तो डीआईसी मतलब ओके कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल मिसिंग है, ये कंट्रोल है पर काम नहीं कर रहा है। दूसरा, ओके व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर कन्वर्टिंग डीआईसी इनटू एसडीआईसी, ये फैक्टर्स है। ओके, व्हाट आर द इंडिकेटर्स बाय व्हिच डीआईसी विल कन्वर्ट इनटू एसडीआईसी, ये इंडिकेटर्स है। ओके, डीआईसी किसको बतावे, मैनेजमेंट को, और एसडीआईसी किसको बतावे, टीसीएबी को। कैसे बतावे, लेटर ऑफ वीकनेस। लेटर ऑफ वीकनेस में 2 चीज डाली है, डिस्क्रिप्शन एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, और साथ में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि भाई ये जो भी डीआईसी एसडीआईसी है ये सिर्फ मुझे ड्यूरिंग ऑडिट मिले हैं, मेरा काम डीआईसी एसडीआईसी नहीं है, मेरा काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना, उस पर ओपिनियन देना। डीआईसी एसडीआईसी सोली रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू ओनली टू ओनली टू किसको, ओनली टू जो मुझे मिले हुए इधर, आत्मा झेपा एवरीवन, तोड़ मालिक क्लियर है, दैट्स इट। ओके, यहाँ पर अपनी चैप्टर 7 की कहानी भी खत्म हो गई, और ये अपना लास्ट चैप्टर लेके आएगा 8 चैप्टर, ओके जिसमें अपन तोड़ कवर करते हैं। ओके, अभी ब्रेक लेते हैं। ओके, 1 बजे चालू करते हैं मालिक।